नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो हम आपको पता है कि एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर कर रहे हैं एंड कैसे कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी बेसिस पे हम एंशंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। उसके लिए हमने क्लास 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 उसे कवर करना स्टार्ट किया है एंड लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। ठीक है, चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, है ना। उसके पेज नंबर 8 तक हमने कवर किया था। बट फिर हमने लास्ट क्लास के बाद जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिस जैसे भी मैक्सिमम कमेंट्स आएंगे वैसा हम करेंगे। तो उसमें ये बोला गया कि एक वीक में एक क्लास लो और पूरा का पूरा एक चैप्टर करवा दो। ठीक है, तो हम वैसा ही कर रहे हैं। अब हम एक वीक में एक क्लास लेंगे। 3 आवर्स, मुझे लगता है 3 आवर्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो हम एक वीक में एक क्लास लेंगे और एक क्लास में ही पूरा चैप्टर कवर कर देंगे। मतलब अब टोटल 4 चैप्टर हैं, इसमें एक क्लास हो चुकी है, मतलब नेक्स्ट 4 क्लासेस में आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का वो कवर हो जाएगा इस बुक के थ्रू। ठीक है, बाकी आप इस बात को ध्यान में रखना कि मैंने क्या किया है, मैंने हर एक चीज यहाँ पे एनसीईआरटी से उठाई। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर आपको उसमें एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है तो मैंने उसमें वो एक्स्ट्रा इसलिए ऐड करी है क्योंकि वो एनसीईआरटी में है और अच्छे से समझाई नहीं गई है। बाकी सारी की सारी चीजें आपको एनसीईआरटी बेसिस पे ही दिखेगी, क्योंकि आपको पता है अगर क्वेश्चन जब भी आए हैं वहीं से आए हैं। ठीक है, तो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट कर अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। ओके, देखिए इससे पहले वाली क्लास में कवर कर चुके हैं, बट आज की क्लास में हम ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोलूंगा, अब धीरे धीरे चलूंगा, क्योंकि मुझे सबको समझाना है ना। बट अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि हाँ स्पीड बहुत स्लो है या ऐसा कुछ है, तो आप क्या करेंगे, आप स्पीड को 1.25 या 1.5 पर करके देख लेंगे, है ना। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। मतलब क्या था, आपको पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, है ना। जो जो क्वेश्चंस मैं पूछूंगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहना। ठीक है, तो बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी और उस टाइम पर क्या था कि जब इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है तो हमें बहुत ही बड़े लेवल पे यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली थी। चाहे वो ब्रिक्स के केसेस में हो, चाहे वो टूल्स के केसेस में हो, एंड ऐसे ही बहुत सारे केसेस में, सील्स के केसेस में हो, ठीक है, सीलिंग्स के केसेस में हो। बट कुछ हमें चेंजेस भी देखने को मिले, कुछ हमें मतलब कि डिफरेंसेस भी देखने को मिले। वो डिफरेंसेस क्या थे, ठीक है। तो उसमें ही पहला जो इधर टॉपिक दिया गया है वो बरियल से रिलेटेड जो डिफरेंसेस थे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बोला गया कि हड़प्पन साइट्स में जो बरियल्स, जहां पर मतलब दबाया जाता था, जब इंसान मर जाता है तो उसे दबाया जाता है, वहां पे जो बरियल साइट थी वहां पे देखा गया कि जर्नली पिट्स बनाई गई थी। पिट्स का मतलब क्या है, गड्ढा बनाया गया था और वहां उन्हें दबाया गया था। इस तरीके से वहां पर लोगों को मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद आखिरी टाइम पर उन्हें दबाया जा रहा था। बट उसमें हमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिले, कभी कभार तो ये देखा गया, जब भी मैं बोल रहा हूँ ना समटाइम्स, याद रखना मैं समटाइम्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो आपको घुमाएंगे, देखो मेरा काम ये भी है आपको ये बताना कि क्वेश्चन वो कैसे घुमा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम उसी लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो क्या कर सकते हैं, वो समटाइम्स की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं ऑलवेज। तो आपको याद रखना है कि हमेशा ऐसा नहीं है, बट समटाइम्स ये देखा गया कि जो बरियल पिट थी उसके आसपास क्या किया गया था, उसके आसपास ब्रिक से उसको जो हॉलोड आउट स्पेस है उसकी लाइनिंग्स को ब्रिक से बनाया गया था। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, साइड साइड में ब्रिक्स लगाई गई थी। ठीक है, ये चीज देखी गई कब, समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम। ओके, कुछ ग्रेव्स में, सम जो ऐसी कुछ ग्रेव्स थी उसमें यह देखा गया कि जो पॉटरी है एंड ऑर्नामेंट्स है वो भी पाए गए, सब में नहीं पाए गए, कुछ में पाए गए। पॉटरी पाई गई और क्या पाए गए, ऑर्नामेंट्स पाए गए, और ये माना गया। अब देखो, जो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके पास कुछ लिखी हुई चीज तो नहीं है ना कि ये चीज इसलिए करी जाती थी, ये चीज इसलिए करी जाती थी। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है उनके बिलीफ के हिसाब से बताया है, इंडिकेट किया है। ये नहीं है कि वो श्योरली ये बात बोल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कुछ देखा और आज के बेसिस पे, आज जो चीजें हो रही है उसके बेसिस पे
पास्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट में ये काम होता था तो इसीलिए होता था। वो किस चीज को देख रहे हैं? प्रेजेंट टाइम्स में जो हमारी कहानियां चलती रहती है, प्रेजेंट टाइम्स में हम देखते हैं कि ऐसी चीजें दबाई इसलिए जाती है इंसान के साथ क्योंकि ये माना जाता है कि आफ्टर लाइफ में इसका यूज होगा, वो लोग अपने साथ ये चीजें ले जाएंगे और जो भी आफ्टर लाइफ है वहां पे इन चीजों का यूज करेंगे। तो इसीलिए जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये इंडिकेट किया, उन्होंने ये बताया, उस चीज को देख के बताया कि पॉटरी और ऑर्नामेंट्स जो दबाए गए हैं ग्रेव में, उनका मतलब ये हो सकता है। समझे? अब इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा याद रखना, कभी कभार चीजें चेंज हो जाती है टाइम के साथ, कि पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ कहा फिर उसके बाद कुछ कहा। क्यों? क्योंकि वो तो आज के हिसाब से देख के चीजों को, पास्ट की चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? तो इसीलिए बहुत कुछ सर्टेन नहीं है, पर उनके हिसाब से जो जो चीजें उन्हें समझ आ रही है वो उन्होंने यहाँ पे बताई है। ठीक है? ये पाया गया कि ज्वेलरी सिर्फ और सिर्फ विमेन के बरियल साइट पे नहीं मिली है, बल्कि मेन और वुमेन के दोनों के बरियल साइट पे मिली है। अब क्या है, आपको क्या क्या याद करना है? जो भी मैंने यहाँ पे बोल्ड में किया हुआ है वो सब आपको याद होना चाहिए। लाइक स्टेटमेंट डायरेक्ट आएगी कि ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन द बरियल्स ऑफ ओनली विमेन। अब आपको समझना है, याद रखना है कि जो मैंने आपको बताया है कि सिर्फ विमेन ही नहीं, मेन की भी बरियल साइट पे ज्वेलरी मिली है। तो इस वजह से ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है? अब बोला गया, एट द सिमेट्री इन हड़प्पा एन ऑर्नामेंट कंसिस्टिंग थ्री शेल रिंग्स, ये है, थ्री शेल रिंग्स दिख रही है यहाँ पे, मैं मार्क नहीं करूंगा, बस ऐसे दिखाऊंगा, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। एक जैस्पर मिला है। जैस्पर किसे बोलते हैं? एक सेमी प्रेशियस स्टोन है, उसको जैस्पर बोलते हैं। ठीक है? तो एक जैस्पर की बीड मिली है, एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स वर फाउंड नियर द स्कल ऑफ अ मेल। तो उन्होंने एक आपको एग्जाम्पल भी दे दिया कि ज्वेलरीज मिलती थी, साथ ही साथ हमने एक ऑर्नामेंट भी देखा है, किसके पास? कल एक मेल का स्कल था, उसके पास क्या क्या पड़ा हुआ था? थ्री शेल रिंग्स, एक जैस्पर बीड और हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स। ठीक है? तो ये एग्जाम्पल्स है जो आपको याद रखने हैं, ये स्टेटमेंट बेस पे आ सकते हैं। ठीक है? और क्या हमें देखने को मिला? हमें कॉपर मिरर देखने को मिला, कि जो एक इंसान के साथ बरी किया गया था वहां पे। ओके? बट ऑन दी होल, अब ये तो आपको जो यहां से यहां तक बताए गए ना, यहां से यहां तक बताए गए, ये तो एक्सेप्शंस थे कि ऐसा भी देखा गया, ऐसा भी देखा गया, ऐसा भी देखा गया, ऐसा भी देखा गया। पर जब हम बात करते हैं पूरे के पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर, पूरे के पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो वहां पर क्या देखा गया? बट ऑन द होल इट अपीयर दैट हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग्स विद द डेड। ठीक है? तो ये देखा गया, अगर पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें एक साथ, जिसमें बहुत सारी साइट्स आती है, आपको पता है पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो पूरी की पूरी जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी या हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उसमें ये एक्सेप्शंस तो देखने को मिले कि ज्वेलरी भी देखने को मिली, है ना, शेल रिंग्स भी देखने को मिली, माइक्रो बीट्स भी देखने को मिली, जैस्पर बीट्स भी देखने को मिली, ऑर्नामेंट्स भी देखने को मिले, कॉपर मिरर्स भी देखने को मिले कुछ कुछ बरियल साइट्स पे, पर हर जगह नहीं। अगर बड़े लेवल पे बात करें तो ये माना गया, जो हड़प्पन्स है, दे डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग्स विद द डेड, क्योंकि ये सारी चीजें कुछ ही साइट्स पे देखने को मिली। ठीक है? पर बड़े लेवल पे ये देखने को मिला कि बरियल साइट्स पे ज्यादातर कुछ भी नहीं होता था। ओके? तो इसीलिए मैंने इसे स्टार मार्क किया है, इस बात को याद रखना। ठीक है? और हर एक वर्ड, हर एक लाइन जो मैंने यहाँ पे ऐड करी है, वो अपने दिमाग में बिठा लो, और दिमाग में जाएगी कैसे? बार बार क्लासेस को देख के या बार बार पढ़ के। ओके? आगे बढ़ते हैं। और ये जो है ना, ये है वो कॉपर मिरर। ओके? आगे बढ़ते हैं। मैंने कोशिश करी है कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, उसे सिंप्लीफाई किया कैसे जाए, क्योंकि उसमें सब कुछ पैराग्राफ में लिखा हुआ है, एंड पैराग्राफ में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे ऑन द स्पॉट तो समझ में आता है, पर उसमें से क्या पॉइंट्स निकालने हैं, उसमें से चीजों को कैसे, मतलब कि उसमें से आउटपुट क्या आना चाहिए, वो हमें समझ में नहीं आता। तो उसके लिए ही मैंने आपके लिए यहाँ पे पॉइंटर्स के बेसिस में चीजों को रखा है, ताकि आपको पता चले कि अच्छा ये चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, और बाकी चीजों को इग्नोर करना है रिवीजन के टाइम पर। ठीक है? क्योंकि बुक पढ़ लो, बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी लिखा हुआ है। तो आपको वो जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने बुक पढ़ ली, नहीं भी पढ़ी है कोई बात नहीं, सिर्फ ये पढ़ो, आपका काम हो जाएगा। मैंने सारा टेक्स्ट कहाँ से निकाला है? एक सेग्रीगेटेड वे में एनसीईआरटी से ही निकाला है। ठीक है? अब देखिए,
अब क्या हुआ, जब बरियल साइट्स हमने देख ली, तो उसके बाद हमने देखा कि क्या वहां पर कुछ लग्जूरियस टाइप की लाइफ भी थी या फिर सब सामान्य लोग थे। ठीक है, सब सामान्य लोग थे, एक ही टाइप का वहां पे, मतलब कि सबका इकोनॉमिक लेवल था, या फिर कुछ लग्जरीज भी हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे इस टेक्स्ट में। ठीक है, तो बोला गया है कि अनदर स्ट्रैटेजी टू आइडेंटिफाई द सोशल डिफरेंस, है ना, आपको पता है ना कि कोई अगर इकोनॉमिकली ज्यादा साउंड है तो उसके पास पैसा ज्यादा है, उसकी जो सोशल वैल्यू है वो भी ऊपर होगी, और वहीं पे जिसके पास पैसा कम है उसकी सोशल वैल्यू कम होती है, आज भी ये देखा जाता है। तो इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्होंने यही सोशल डिफरेंस देखने के लिए ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट ढूंढे या ऐसी चीजें ढूंढे जो लग्जूरियस है। ठीक है, जिससे हमें पता चले कि हाँ कुछ लोगों के पास थी और बहुतों के पास नहीं थी, या फिर ये पता चलेगा सबके पास ही थी। तो वही चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो which archaeologists broadly classified into utilitarian and luxurious। यूटिलिटेरियन का मतलब क्या है कि वो ऑर्डिनरी चीजें जो सबके पास होती थी, और लग्जूरियस का मतलब क्या है, लग्जरीज का मतलब क्या है कि जो हमें कुछ कुछ जगह पे ही देखने को मिली। ठीक है, तो उन्होंने ये जो लग्जरीज थी, जब वो लग्जरीज के लिए चेक कर रहे थे, तो उन्होंने सोशल डिफरेंस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक किया यूटिलिटेरियन और एक किया लग्जरीज। अब पढ़ लेते हैं दोनों क्या क्या है। ठीक है, यूटिलिटेरियन जैसे मैंने आपको बताया वो चीजें जो ऑर्डिनरीली मिल जाती हैं, ऑर्डिनरी मटेरियल्स है जो डेली यूज के लिए मतलब कि डेली यूज में आते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टोन हो गया या क्ले हो गया, कोन्स, कोन्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कोन्स का मतलब क्या है, सिलबट्टा, आज के टाइम पे सिलबट्टा के नाम से हम उसे जानते हैं। ठीक है, जो चीजों को पीसने के लिए यूज होता है। ओके, उसके बाद जिसकी शेप ऐसे कॉन्वेक्स टाइप थी, हमने पिछली क्लास में देखा था, अगर आपको याद हो, है ना, इस टाइप की थी, इसके ऊपर एक चीज थी जिससे पीसा जाता था, है ना। फिर पॉटरी हो गई, जो हमने यूटिलिटेरियन में इसे मतलब कि क्लासिफिकेशन में रखा है, क्यों, क्योंकि ये डेली यूज में यूज होते थे। ओके, नीडल्स हो गए, फ्लैश रबर्स हो गए, फ्लैश रबर्स को कैसे यूज किया जाता था, एज बॉडी स्क्रबर्स, है ना, आज के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा हाईटेक चीजें, है ना, ऐसी चीजें कि उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पे फ्लैश रबर्स को यूज किया जा रहा था, आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के मटेरियल से आपको बॉडी स्क्रबर्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये चीजें जो देखी गई ना यूटिलिटेरियन, जिसमें क्या आता है, स्टोन और क्ले, कोन्स, पोट्री, नीडल्स, फ्लैश रबर्स एंड ऑल, ये हमें देखने को मिली कि पूरी की पूरी जितनी भी सेटलमेंट्स थी उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड थी इवनली। ऐसा नहीं था कि किसी में सिर्फ यही मिल रहा है, किसी में, ये सब में ही मिला, मतलब कि ये डेली यूज में लोग यूज किया करते थे। ओके, उसके बाद लग्जूरियस या फिर वो लग्जरीज कौन सी थी, वो लग्जरीज कौन सी थी, या वो लग्जूरियस लाइफ को हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ ये थी वो चीज है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं इनके पास ये लग्जूरियस लाइफ को भी इंजॉय करते थे। ठीक है, तो अगर आपको लग्जूरियस लाइफ किसी की चेक करनी है या नहीं है, वो लग्जरी में रह रहा है या नहीं है, तो आपको क्या देखेंगे, आज के टाइम पे आप देखेंगे अरे इसके पास कोई ऐसी चीज है जो रेयरली बाकी सारे लोगों के पास नहीं होती। जैसे आपको अगर किसी मतलब कि बहुत ही मतलब कि ऐसे देखना है कि जो लग्जूरियस लाइफ जी रहा है उसके पास बहुत ही मतलब ऑर्नामेंट्स होंगे, है ना, बहुत ही ऐसी चीजें होंगी, लाइक गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, प्लैटिनियम होगा, ठीक है, डायमंड्स होंगे उसके घर पे, है ना। तो वही चीज इन्होंने देखी, अब उस टाइम पे तो बैंक नहीं थे ना, तो उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर लोग अपने घर पे ही रखा करते थे। तो वही चीज इन्होंने देखने की कोशिश करी कि ऐसा कोई मटेरियल क्या यहाँ पे मिल रहा है जो बाकी सारी जगह पे नहीं है। तो वही इन्होंने देखने की कोशिश करी, इफ दे आर रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल और कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने वो चीजें ढूंढने की कोशिश करी जो रेयर थी, ठीक है, जो कॉस्टली चीजों से बनाई जा रही थी, जो नॉन लोकल थी, मतलब कि आपको पता है ना कि वो आजकल मूवीज में भी आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि मेरे पास ये जो चीज पड़ी है इट इज फ्रॉम यूरोप, है ना, इट इज फ्रॉम दिस कंट्री, इट इज फ्रॉम दिस कंट्री, है ना, ये वहां पे ये आर्ट बनाया गया था। ठीक है, तो मतलब उस टाइम पे भी ये देखा गया कि क्या कोई ऐसी चीज है जो नॉन लोकल मटेरियल से बनाई गई है, जो दूर से लाई गई है, क्योंकि वो रिसोर्सेज उस तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि उसके पास पैसा है ना। तो इसीलिए देखा गया कि कोई ऐसी चीज हो जो नॉन लोकल मटेरियल से बनी है, इसका मतलब है कि ये चीज बहुत प्रीशियस होगी क्योंकि ये दूर से लाई गई है।
ओके। और विद कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज, है ना, कि मतलब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी से कोई चीज बनाई गई है जो इट इज नॉट इजी टू मेक, और कोई भी इंसान उसे आराम से नहीं बना सकता। उसके लिए ये समझिए कि हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीज है वो, ठीक है। जैसे कि इधर कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज का एग्जांपल दिया है, उस टाइम पर कुछ छोटे पॉट्स देखे गए ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये फाइनेंस क्या होता है, अब ये चीज आपको वहां पे नहीं मिलेगी, है ना, कि एनसीईआरटी में, तो वो चीज मैंने आपके लिए यहाँ पे ऐड करी है ताकि आपके लिए चीजें समझना आसान हो जाए, ठीक है। ये ऐसा मटेरियल है जो ग्राउंड सैंड से या सिलिका से बना हुआ है। किससे बना हुआ है फाइनेंस? ग्राउंड सैंड से या सिलिका से बना हुआ है, और इसको कलर के साथ मिक्स किया है। किसके साथ मिक्स किया है? कलर के साथ मिक्स किया है। और उसके बाद मतलब कि कलर और गम के साथ मिक्स किया है, उसके बाद इसे क्या किया है, इसे पकाया गया है। कैसे पकाया है? फायर करके। आपको पता है ना कि किसी भी चीज को हार्ड करना होता है, मिट्टी का बर्तन हो कुछ भी हो, तो उसको फायर में डाला जाता है, फायर में उसे पकाया जाता है ताकि वो क्या हो जाए, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो वही काम उस टाइम पे किया गया, और जनरली ये चीज लोकली कोई भी नहीं कर सकता था, ठीक है, कि इजीली आसानी से ये काम नहीं किया जा सकता था। इसीलिए इसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी में जोड़ा गया और बोला गया ये जो लिटिल पॉट्स ऑफ फाइनेंस थे, ये लग्जरी में आते थे, ये लग्जूरियस लाइफ का पार्ट थे। ओके। अब उसके बाद ये देखा गया कि जो रेयर ऑब्जेक्ट्स हैं मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। मोहनजोदारो क्या है? वेल नोन साइट। सबसे वेल नोन साइट कौन सी है? मोहनजोदारो आज तक की। और हड़प्पा कौन सी है? फर्स्ट नोन साइट, सबसे पहली ढूंढी हुई साइट, ठीक है। तो ये देखा गया कि ये जो रेयर ऑब्जेक्ट्स थे ना, जो ये लग्जरीज वाले ऑब्जेक्ट थे, ये आपको लार्ज सेटलमेंट में मेनली देखने को मिलते थे, और स्मॉलर सेटलमेंट में मिले हैं बट बहुत रेयरली मिले हैं, ठीक है, बहुत रेयरली मिले हैं। जिस लेवल पर हमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी जगह पे लार्ज सेटलमेंट में देखने को मिले, उतना हमें स्मॉलर सेटलमेंट में नहीं देखने को मिले। स्मॉलर सेटलमेंट का मतलब क्या है? जैसे लोथल हो गई, है ना, उस जगह पे ये हमें नहीं देखने को मिला। फिर ऐसी इसी फाइनेंस से, फाइनेंस बता दिया ऊपर क्या है, इसी से मिनिएचर पॉट्स भी बने हुए थे, ठीक है, जिसे बोला गया शायद यूज किया जाता था परफ्यूम बॉटल्स की के लिए, कि जैसे परफ्यूम यूज करते हैं ना, उसके लिए छोटी छोटी बॉटल्स होती है, तो उसके लिए शायद यूज किया जाता था। और ये मेनली आपको कहाँ देखने को मिला था? मोहनजोदारो एंड हड़प्पा में। कहाँ देखने को मिले थे ये मिनिएचर पॉट्स ऑफ फाइनेंस? मोहनजोदारो और हड़प्पा में। अब क्या हुआ कि एक चीज याद रखना, कि बाकी सारी जगह भी मिले होंगे थोड़े 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 छोटी छोटी क्वांटिटी में, बट एक चीज जो एनसीईआरटी ने यहाँ पर बोला है, वो ये बोला है कि नन ऑफ फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट्स लाइक कालीबंगन, कि कितनी से इधर उधर सब सेटलमेंट में मिला, पर कोई भी इनमें से छोटी सेटलमेंट में नहीं मिला, और उसका एग्जाम्पल भी दे रखा है कालीबंगन। तो ये चीज है एक्सेप्शन वाली, जो वो एग्जाम में डाल देंगे। और तब जो आप ट्रिक लगाते हो ना, कि जब भी बहुत ज्यादा, मतलब कि मैं बोलता हूँ कि ये जो एक्सट्रीम सिचुएशन या एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स वाली चीजें है ना, आप करंट अफेयर्स में, आईआर में, इन्वायरमेंट में, और इन सारी जगहें लगाओ, बट ये चीजें हिस्ट्री में यूज नहीं हो पाती। क्यों नहीं यूज हो पाती? क्योंकि आप सोचो कि जो चीज नहीं हुई पास्ट में, वो तो लिखी जा सकती है। जैसे ये स्टेटमेंट बना देंगे कि मिनिएचर पॉट्स ऑफ फाइनेंस वर मोस्टली फाउंड इन मोहनजोदारो एंड हड़प्पन एंड नन ऑफ देम was found in small settlements like कालीबंगन। आप सोचोगे कि एक भी नहीं मिला क्या, और आप उस स्टेटमेंट को गलत कर दोगे, बट ये सही स्टेटमेंट है। ओके, ये चीज याद रखना। अब क्या गोल्ड मिलता था? बिल्कुल गोल्ड मिलता था, बट इट वाज रेयर। आज के टाइम के हिसाब से कि इट वाज रेयर, है ना। और बोला गया जितनी भी गोल्ड ज्वेलरी मिली है ना, वो कहाँ देखने को मिली है? होर्ट्स में देखने को मिली है। होर्ट्स में, होर्ट्स क्या होता है? होर्ट्स यहाँ पे लिखा गया है कि इट आर ऑब्जेक्ट, जैसे ऐसे बना हुआ मटका टाइप, समझ लो एक मटका टाइप होता है, ठीक है, उसमें सारी चीजें रखी जाती हैं। तो ये बोला गया कि होर्ट्स में सिर्फ वो चीजें रखी गई जो कि इंपॉर्टेंट थी, रेयर थी, है ना। तो यही बोला गया। गोल्ड भी रेयर था, तो गोल्ड भी बोला गया कि जो गोल्ड की ज्वेलरी इस टाइम पर थी, वो होर्ट्स में रखी जाती थी। ओके। अब इस चीज को याद रखना कि गोल्ड वॉज नोन बैक देन, बट आयरन वॉज नॉट। आयरन उस टाइम पे नोन नहीं था। प्लीज इस चीज को याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बनाया जाता है। स्टेटमेंट दे देंगे कि दीज वर दी ऑब्जेक्ट्स दैट वर फाउंड इन दैट पीरियड, या फिर दीज आर दी मेटल्स दैट वर फाउंड इन दैट पीरियड, और बहुत सारे मेटल्स लिख देंगे, और उसमें आयरन भी डाल देंगे। आप याद रखना, आयरन वॉज नॉट फाउंड बैक देन, ठीक है, अभी तक नहीं मिला है। पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन की कोई भी
मतलब कि थोड़ी सी चीज भी नहीं मिली है उस टाइम पर, इसलिए बोला गया कि आयरन वॉज नॉट नोन बैक देन। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ लग्जरीज थी जो हमने देख ली। अब देखो, मैंने ये फिर से क्यों ऐड किया है, मैंने ये इसलिए फिर आपको ऐड किया आपके लिए, ताकि आप देख लो कि बड़ी बड़ी सेटलमेंट फिर से कहाँ पे है। जैसे बड़ी सेटलमेंट हमने हड़प्पा देखी, फिर मोहनजोदारो देखी, मोहनजोदारो के साइड में ही जो कोट दिजी है वो है। मैंने ऐसे ऐसे करके आपको याद दिलाया हुआ है ना। लोथल कहाँ पे देखने को मिली, यहाँ पे। धोलावीरा यहाँ पे। मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, प्लीज इंपॉर्टेंट सेटलमेंट जो है उनको आप, और इंपॉर्टेंट सेटलमेंट कौन है, जिसका जिक्र आपके टेक्स्ट में किया गया है। मैंने बार बार टेक्स्ट में जिक्र किया है बहुत सारी साइट्स का। आपको एटलीस्ट उन साइट्स के बारे में पता होना चाहिए, हड़प्पा, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन, गनवेरी वाला। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ सुत का गेंदौर, चान्हू दारो, फिर उसके बाद नागेश्वर, है ना, यहाँ देसालपुर है। मैंने वैसे पिछले टेक्स्ट में ऐड कर दिया तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे देसालपुर है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि कौन कौन सी जो सेटलमेंट्स थी कहाँ कहाँ पे थी। सबसे ऊपर नॉर्थ में कौन सी है, मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वो वाला टॉपिक खत्म हुआ, है ना। सोशल डिफरेंस वाला टॉपिक खत्म हो गया, जिसमें हमने क्या देखा, बरियल साइट से थोड़े सोशल डिफरेंस देखने की कोशिश करी, और जो लग्जरीज थी उनसे सोशल डिफरेंस देखने की कोशिश करी। बट अब क्या है, अब जो टॉपिक है वो है फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, की क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे कैसे किया जाता था, कहाँ कहाँ किया जाता था, और कौन कौन सी जो साइट्स थी वहां पर कौन कौन सी चीजें बनती थी। ये चीज अब हम समझने वाले हैं। ठीक है। अब जैसे चान्हू दारो अभी मैंने आपको कहाँ पे दिखाया, मैंने अभी मैप पे दिखाया, वो एक टाइनी सेटलमेंट थी। तो वो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं कि चान्हू दारो वाज अ लार्ज सेटलमेंट एज कंपेयर टू मोहनजोदारो। ऐसी वो बिल्कुल बना सकते हैं स्टेटमेंट। तो आप इतना याद रखो कि जो मेजर सेटलमेंट्स थी, बड़ी सेटलमेंट्स थी, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मोहनजोदारो थी और हड़प्पा थी। बाकी जितनी साइट्स थी इससे छोटी ही थी। बस इतना याद रखना। तो चान्हू दारो भी एक टाइनी सेटलमेंट्स थी, और बताया गया है, मैंने क्या बोला, बताया गया है कि 7 हेक्टेयर से भी छोटी थी। जो जो चीजें एनसीईआरटी के टेक्स्ट में बताई गई हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। बोला गया है कि एज कम्पेयर टू मोहनजोदारो, अभी चान्हू की बात चल रही है, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है कि चान्हू जो है एक टाइनी सेटलमेंट थी, और वो किसके लिए बनाई गई थी, वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बनाई हुई साइट थी। वहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता है, और क्या बोला, एक्सक्लूसिवली, कि सिर्फ वही होता था यहाँ पे। क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, ये सारी चीजें किस में आती है, क्राफ्ट प्रोडक्शन में। ये कहाँ पे किया जाता था, चान्हू दारो में। ठीक है, चान्हू दारो कहाँ पे है, अभी आपको मैंने बताया था, ये रहा चान्हू दारो। ठीक है। ये इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर ये है, इसका मतलब क्या है, ये साइड कहाँ पे है, पाकिस्तान में है आज की डेट के हिसाब से। ठीक है, उस टाइम पे तो कोई बॉर्डर्स नहीं थे ना। चलिए, अब देखिए, बोला गया है बीड्स वर मेड अप ऑफ, यहाँ पे बीड मेकिंग की बात करी। अब ये जो बीड्स हैं ये किस किस चीज से बनाई गई है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टोन्स लाइक कैर्नेलियन। ये कैर्नेलियन क्या है, ये एक रेड कलर का ब्यूटीफुल स्टोन है, प्लीज याद रखना। कैर्नेलियन किस टाइप का स्टोन है, रेड कलर का स्टोन है। ठीक है। और ऐसे ही अभी मैं आपको लैपिस lazuli बताऊंगा, वो ब्लू टाइप का स्टोन है। तो ये याद रखना कि कौन सा रेड है कौन सा ब्लू है। ओके। जैस्पर हो गया, अभी हमने देखा था पीछे की, इट इज अ सेमी प्रीशियस स्टोन। ओके। क्रिस्टल हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, स्टेटाइट हो गया। स्टेटाइट के तो हमने बहुत सारे सील्स देखे हैं, है ना। पहला सील जो क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में, वो क्या बताया था कि एक सील बना हुआ है वहां पर, और वो मेनली जो सारे सील्स हमें देखने को मिले वो किससे देखने को मिले, स्टेटाइट के बने हुए देखने को मिले। क्या सारे स्टेटाइट से बने थे, नहीं, बहुत अलग अलग टाइप के मटेरियल से भी बने थे, पर मैक्सिमम किससे बने हुए, स्टेटाइट से। ये चीजें अपने दिमाग में रट लो। ठीक है। फिर उसके बाद मेटल्स लाइक, और मेटल्स किस किस टाइप के मिलते थे, कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है। क्या यहाँ पे आयरन की बात करी है, नहीं करी, मतलब आयरन वॉज नॉट नोन बैक देन, बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना। और शेल देखने को मिले, फायांस देखने को मिला। फायांस तो हमने पीछे पढ़ लिया क्या होता है, तो हमें पता है। टेरेकोटा और बर्न्ट क्ले हमें देखने को मिला।
और क्या क्या बीड्स और किस किस चीज से बने हुए थे? सम बीड्स वर मेड ऑफ टू और मोर स्टोन्स, मतलब कि दो या दो से ज्यादा स्टोन से मिला के भी एक बीड बनाया गया था, और उसको सीमेंट किया गया था साथ में, है ना, तभी तो साथ में रख सकते हैं। दो स्टोन अलग अलग है, उनको एक साथ कैसे रखोगे? उनको सीमेंट करना पड़ेगा, एक साथ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ को स्टोन किया गया था विद गोल्ड कैप्स, ठीक है, स्टोन किया गया था कुछ को विद गोल्ड कैप्स। ये ऐसे एकदम रट्टा नहीं मारने सारे, बस आप पढ़ो कि यार सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, क्या नहीं मिला है वो पता होना चाहिए बस, ठीक है। सब कुछ रट्टा मारने जाओगे तो काम नहीं चलेगा। मैंने जो जो रट्टा मारने वाली चीजें हैं वो बोल्ड लेटर्स में कर दी है, आपके लिए वो काम कर दिया है मैंने। आपको बस एक बार टेक्स्ट पढ़ना है, उसके बाद बोल्ड वाली चीजें रट्टा मारनी है, ठीक है। शेप्स, कैसी शेप्स थी? हर टाइप की शेप थी। डिस्क शेप भी देखने को मिला, सिलेंड्रिकल भी देखने को मिला, स्पेरिकल भी देखने को मिला, बैरल शेप भी देखने को मिला, सेगमेंटेड भी देखने को मिला। हर टाइप की शेप में बीट्स थी। तो अगर ये बोला जाए सिर्फ डिस्क शेप की बीट्स थी, तो अब आपके दिमाग में आ गया नहीं भाई, बहुत सारी शेप्स की थी, और सिर्फ डिस्क शेप या सिलेंड्रिकल नहीं थी, स्फेरिकल भी थी, बैरल शेप भी थी, और सेगमेंटेड भी थी, ठीक है। अब कुछ को डेकोरेट किया गया था बाय इंसाइजिंग, इंसाइजिंग या फिर पेंटिंग, है ना, दोनों एक ही बात है। तो डेकोरेट भी किया गया था क्या? हाँ, डेकोरेट भी किया गया था। बस ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसके बाद उसमें से क्या हमें आउटपुट मिला, क्या हमें पता चला? तो वही बताया गया, एक्सपेरिमेंट्स हैव रिवील्ड दैट जो रेड कलर का कार्नेलियन था, इसका रेड कलर कैसे हुआ, ठीक है। तो इसका रेड कलर ऐसे हुआ, was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो कार्नेलियन था, इसका रेड कलर देखने को मिला क्योंकि इसको जो एक येलोइश रॉ मटेरियल था उसको फायर किया जाता था। वो येलोइश रॉ मटेरियल क्या था उसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं दी गई है। तो क्या हमें पढ़ने की जरूरत है? नहीं। जो एनसीईआरटी में दिया सिर्फ उतना पढ़ के एग्जाम में जाओ, बहुत बाहर का करने लगोगे तो फिर ये भी याद नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो नागेश्वर एंड बालाकोट है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों जो सेटलमेंट्स हैं, ये कोस्टल एरियाज पे हैं। तो ये किस लिए थी? यहाँ पर शेल ऑब्जेक्ट्स मिलते थे, ठीक है। तो ये वो सेंटर्स थे जो शेल ऑब्जेक्ट्स में क्या थे? स्पेशलाइज्ड थे। ओके, तो कौन कौन से हैं? नागेश्वर एंड बालाकोट, नागेश्वर एंड बालाकोट। चान्हू दारो किसके लिए था? क्राफ्ट प्रोडक्शन। नागेश्वर एंड बालाकोट शेल ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद बोला गया शेल ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आएगा? वही ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है, बैंगल्स, लैडल्स, इनले विच वर टेकन टू अदर स्टेट सेटलमेंट्स। अब ये जो है छोटी छोटी जो ये सेंटर्स बनाए गए हैं, जैसे चान्हू दारो देखा, नागेश्वर देखा, बालाकोट देखा, यहाँ से चीजों को बनाकर बाकी बड़ी सेटलमेंट्स में भेजा जाता था, ठीक है। तो आप समझ लो कि ये वेयर हाउस जैसे ही है ना, कि एक जगह काम किया जहाँ पे जो चीज मिलती है वहां पर एक वर्कशॉप लगा दी, वहां से वर्कशॉप पे काम करवा के और इधर भेज दिया बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स में। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिली, ठीक है। और यही बोला गया है, इट इज लाइकली दैट जो फिनिश प्रोडक्ट्स थे जैसे बीड्स एंड ऑल, जो चान्हू दारो में बनाई गई, लोथल में बनाई गई, उनको लार्ज सेटलमेंट में लेके जाया करते थे वो। वही मैंने अभी आपको बताया कि समझ लो वर्कशॉप्स बना रखी हैं कि वहां पे इस चीज की ज्यादा, जैसे आज के टाइम पे होता है कि इस चीज की खेती वहां पे ज्यादा होती है, तो वहां पर इस चीज की खेती करो और बाकी इंडिया में भेज दो। ऐसे उस टाइम पे होता था कि नागेश्वर, बालाकोट, चान्हू दारो में वर्कशॉप्स लगा रखी है, सेटलमेंट्स लगा रखी है, वहां से ये काम करो और बाकी सेटलमेंट, बाकी जो बड़ी सेटलमेंट्स है उन तक पहुंचा दो, जो अर्बन सेंटर है वहां तक पहुंचा दो। ये काम करा गया, ठीक है। तो ये था क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में जो हमें पढ़ना था। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद बोला गया है कि सेंटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर क्या बन रहा था। अभी पीछे तो दो तीन सेटलमेंट्स के बारे में हमने देख लिया, है ना, अब और भी देख लेते हैं। बोला गया इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द क्राफ्ट प्रोडक्शन आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर रॉ मटेरियल, है ना, किसी भी चीज के बारे में अगर आपको देखना है कि यहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल क्या है। वहां पे जो चीजें मिली है वहां पे रॉ मटेरियल क्या था, ठीक है। और ये रॉ मटेरियल क्या था? जैसे स्टोन के नोड्यूल्स हो गए, पूरा का पूरा शेल हो गया, कॉपर ओर हो गया, टूल्स हो गए, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने किसी चीज को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों का यूज किया, अब जो बच गई चीजें वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो इसीलिए अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके देखा, ठीक है। रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल, वही अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स के बाद रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल।
ओके, बोला गया कि कुछ जो थे वो लार्जर वेस्ट पीसेस से मिलके बनाए गए थे, मतलब बहुत सारे जो मतलब कि ऐसे क्राफ्ट देखने को मिले। जैसे आपको पता है कि कोई चीज हम बना रहे हैं, उसमें से आपने देखा कुछ चीजें हमने अलग कर दी क्योंकि वो उसमें यूज नहीं हो रही, तो अगर वो थोड़े लार्ज है, वो थोड़े से बड़े पीसेस है, तो उनसे हमने कोई छोटा ऑब्जेक्ट बना दिया ताकि वो बड़ा जो पीस था जो अलग रखा था वो वेस्ट ना हो। आज भी ऐसा किया जाता है ना, वही यहाँ पे बताया गया है। अपार्ट फ्रॉम स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेंटर्स, craft production was also undertaken in large cities such as मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। अब अभी मैंने क्या बताया कि जैसे इधर एक वर्कशॉप बनाई, इधर वर्कशॉप बनाई, इधर वर्कशॉप बनाई, इधर वर्कशॉप बनाई, और एक लार्ज सेटलमेंट में लाके ट्रेड कर दिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर वो चीजें नहीं बनती थी, ठीक है। तो ये बोला गया है कि कुछ क्राफ्ट प्रोडक्शन स्पेशलाइज सेंटर्स पर छोटे, हमने बड़े सेटलमेंट्स में जैसे कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में भी हमें देखने को मिले। मतलब यहाँ से तो ट्रेड कर रहे हैं, पर यहाँ पर जो इंडिजीनियसली वो बना बना सकते हैं, वो यहाँ पर भी हमें प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज देखना, ये चीज याद रखनी है कि ट्रेड तो किया ही करते थे, मतलब इधर से इधर लाया ही करते थे, बट ये भी देखा गया कि वहां पे भी वो बनाते थे इन लार्ज सेटलमेंट्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि वो स्ट्रैटेजीज क्या थी कि वो इन मटेरियल्स को ला पाए, जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो वो स्ट्रैटेजीज क्या थी, मतलब सिंपली ये बात कर रही है किसकी, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट कैसे करते थे ये, उस टाइम पर ना हमने कुछ टेराकोटा के टॉय देखे, है ना। टेराकोटा समझ लो एक टाइप की मिट्टी है, क्ले है, उससे बने हुए बुलक कार्ट्स देखे। अब आपको पता है हम वही चीज यूजुअली बनाते हैं जो हमें बड़े लेवल पे देखने को मिल रही है ना। आपने आज भी देखा होगा कि टॉय कार्स बिकती हैं, क्यों बिकती है, क्योंकि हमें सड़कों पे कार्स चलती हुई दिखती हैं, हमें टॉय एयरप्लेन दिखते हैं, टॉय ट्रक दिखते हैं, टॉय वैन्स दिखती हैं। क्यों दिखती हैं, क्योंकि ये हम अपने आसपास देख रहे हैं। तो उस टाइम पर भी जो टॉय बनाए जाते थे टेराकोटा से बने हुए, वो बुलक कार्ट्स के बनाए गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर बुलक कार्ट्स को यूज किया जाता होगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो जरा, इसीलिए बोला गया जब हमें उसके मॉडल्स वहां देखने को मिल रहे हैं बुलक कार्ट के, इसका मतलब है कि गुड्स को, मतलब कि सामान को और लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसका यूज किया जाता होगा। उसके साथ साथ बोला गया कि जो कोस्टल रूट्स हैं, वहां पर रिवराइन रूट्स भी हैं, कोस्टल रूट्स भी हैं, ठीक है। मतलब कि ये देखा गया कि बोट्स वगैरह का भी यूज किया जाता था, उसी के लिए तो रिवराइन एंड कोस्टल रूट्स होंगे, और किस लिए होंगे। ओके, आगे बढ़ते। ओके, अब देखो जरा, यहाँ पे लिखा गया है मटीरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों कि हमने अभी, मैंने जो आपको बताया वो ये बताया कि इस एरिया से यहाँ तक पहुंचाया जा रहा है ये सामान, ये सामान, ये सामान, बट क्वेश्चन ये है कि कौन सा सामान कहाँ से आ रहा है। जैसे हमने देख लिया चान्हू तारों में क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है, क्राफ्ट सारे, लोथल हो गया, नागेश्वर और बालाकोट हो गया, वहां से क्या आ रहे हैं, वहां से शेल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब और भी क्या जगहें थी, हाँ बिल्कुल और भी जगहें थी, जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट से देख लिया क्या आ रहे हैं, शेल आ रहे हैं। शौरतुगई, शौरतुगई अफगानिस्तान में एक जगह है, जो मैं अभी स्टोन बताया था ना आपको, वही लैपिस लजूली मिलता है। लैपिस लजूली क्या है, एक ब्लू कलर का स्टोन है और बहुत ही हाईली वैल्यूड था। तो ये कहाँ से, लैपिस लजूली कहाँ से देखने को मिलता है हमें, शौरतुगई, शौरतुगई, शौरतुगई कहाँ पे, अफगानिस्तान में। ये आपको मैप में दिख जाएगी जगह, ठीक है। फिर ये जो कार्ने लायन था, कारने लायन, कारने लायन जो था, ये हमें लोथल से देखने को मिलता था, और मेनली लोथल में भी कहाँ से आता था ये, बरूच जगह है वहां से, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेटाइट की बात करी गई। स्टेटाइट कहाँ से लाया जाता था, ठीक है। स्टेटाइट जहां से हमने सील्स देखे ना, मोस्टली सारे सील्स जो थे, ऑलमोस्ट सारे सील्स स्टेटाइट से बने थे। तो ये स्टेटाइट कहाँ से आता था, ये आता था साउथ ऑफ राजस्थान या फिर नॉर्थ ऑफ गुजरात से, है ना। मेटल्स कहाँ से आते थे, राजस्थान से आते थे, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया कि एक दूसरी स्ट्रैटेजी क्या थी, फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स मे हैव बीन सेंट एक्सपीडिशन टू सच एरियाज। देखो बोला गया, या तो दो काम से आप दो काम कर सकते हो, अगर आपको कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए, आप वहां पे छोटी छोटी सेटलमेंट बना दो, वो आप तक भिजवाती रहेंगी, ठीक है।
या तो आप क्या करो, आप बड़ी जगह बैठे हो, आपको पता है इधर वो काम होता है, तो जब भी आपको यूज है उससे पहले आप यहाँ पे लोगों को भेज दो, वो यहाँ से उन मिनरल्स को या फिर उन रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और वापस ले आएंगे। वो यहाँ पे सेटलमेंट नहीं है, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वो एक्सपीडिशन के लिए भेजते हैं, ये दो काम कर सकते हैं। तो वही बताया गया कि वो दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि वो एक्सपीडिशन भेज रहे थे उन रीजन्स में, जैसे खेतरी रीजन हो गया, खेतरी रीजन में क्यों भेज रहे थे वो, वहां से उन्हें कॉपर मिल रहा था, ठीक है। साउथ इंडिया में वो क्यों भेज रहे थे, वहां से उन्हें गोल्ड मिल रहा था, तो वो एक्सपीडिशन भी भेजा करते थे खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान में कॉपर के लिए, और साउथ इंडिया में फॉर गोल्ड। समझ गए इस चीज को। उसके बाद जो ये खेतरी रीजन है इसको गणेश्वर जोधपुर कल्चर भी बोला जाता है। तो अगर आपसे, अगर आप कोई ऐसा एग्जाम देख रहे हो, देखो मेनली तो ये क्लासेस यूपीएससी के एग्जाम के लिए, पर एसएससी के लिए भी अगर कोई देख रहा है तो उसको कोई मतलब कि नुकसान तो होगा नहीं। या कोई ऐसे एग्जाम के लिए देख रहा है जैसे आईबी में वन वर्ड क्वेश्चन, मतलब कि वो आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसमें अगर पूछ लिया जाए कि गणेश्वर जोधपुर कल्चर कहाँ पर देखा गया, कहाँ पर किसे बोलते थे, तो आपको याद रखना है खेतरी रीजन जो था वहां के कल्चर को बोला जाता था गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला इस रीजन में, कि जो हड़प्पा में हमें पॉटरी देखने को मिलती थी ना, उस टाइप की पॉटरी यहाँ पे नहीं देखने को मिली। थोड़ी सी अलग, डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या है कि अलग टाइप की पॉटरी देखने को मिली जो हड़प्पन पॉटरी से एकदम अलग थी। और यहाँ पर कॉपर ऑब्जेक्ट्स की वेल्थ ज्यादा देखी गई, क्यों, क्योंकि मैंने अभी ऊपर आपको बताया खेतरी रीजन में कॉपर ज्यादा था, तो इस वजह से वहां पर जो चीजें बनाई जाएंगी वो कॉपर से बनाई जा रही थी। समझे इस चीज को। ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए सब कॉन्टिनेंट के बारे में, कि कहाँ से क्या चीजें लाई जाती थी। आगे बढ़ते हैं। ओके, बस मुझे 30 सेकेंड दीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ, है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक साथ इतना बोलना थोड़ा भारी पड़ जाता है। चलिए, अब देखिए जरा, 23 पेजेस है टोटल, है ना, 8th पेज पे हम पहुंच चुके। अब देखो जरा, ये क्लास इसलिए छोटी हुई है क्योंकि 8 पेज पहले कवर कर चुके हैं, है ना। नहीं तो अगला चैप्टर जो हम कवर करेंगे, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 3 घंटे लगने ही है, ठीक है। इसमें तो शायद 2 घंटे ही लगेंगे, ये क्लास 2 ही घंटे की ही होगी, ज्यादा भी हो सकती है, आई डोंट नो, देखते हैं। चलिए, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड, अभी हमने सब कॉन्टिनेंट में देखा हमारे आसपास के रीजन में, पर डिस्टेंट लैंड का मतलब क्या है, जो वाटर के उस साइड थी, लाइक आपने देखा ओमान हो गया, ठीक है, बहरेन हो गया, वहां पर भी मेसोपोटामिया हो गया, वहां पर भी हमें ट्रेड देखने को मिला है, ठीक है। किस चीज का ट्रेड देखने को मिला है, वो सारी चीजें अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि जैसे ओमान है उसे डिफरेंट नाम दिया गया, ठीक है। बहरीन है उसे डिफरेंट नाम दिया गया, ठीक है। जो यहाँ का हमारा एरिया है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, उसको डिफरेंट नाम दिया गया, आपको वो नाम भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो वो चीजें मैंने सारी यहाँ पे मार्क करी है, टेक्स्ट बोल्ड टेक्स्ट में लिखा है, आपको सब समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनिएगा। अब देखो, यहाँ पे बोला गया कॉपर वॉज ऑल्सो प्रोबेबली, अभी तो देखा कि खेतरी रीजन से मिल रहा है, बोला गया कि हमने कुछ ऐसा देखा कि जो ओमान से भी कॉपर लाया जा रहा था, और ओमान को क्या बोला जाता था उस टाइम पे, मगन, क्या बोला जाता था, मगन। तो कॉपर ये देखा गया कि खेतरी रीजन से तो ले रहे हैं, पर और भी कहाँ देखा गया, ओमान में। और इसके प्रमाण कैसे मिले, ये आप कैसे कह सकते हो कि जो ओमान का कॉपर था वही हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिला, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ओमानी कॉपर में निकल मिला हुआ होता है। कहाँ लिखा है मैंने, यहाँ लिखा है निकल मिला हुआ होता है, ठीक है। तो यही सेम कॉपर जिसमें निकल मिला हुआ है, ये हमें हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में भी देखने को मिला है, एंड मेसोपोटामियन साइट्स में भी देखने को मिला है। मतलब ये ओमान का जो कॉपर था, ये हमारे में तो आ ही रहा था, मेसोपोटामिया में भी जाता था, समझे। तो ये बता रहा था कि डिस्टेंट लैंड के साथ भी हमारा ट्रेड था। साथ ही साथ एक लार्ज हड़प्पा का जार कोटेड था, कोटेड विद ब्लैक थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले, मतलब कि ये जार है ना, इसके आसपास आपको ब्लैक कलर की क्ले लिपटी हुई दिख रही है। ये यूजुअली ये जो जार था इसको हड़प्पन जार बोला जाता था, ठीक है। बट ये हमें ओमान की साइड्स में भी देखने को मिला है।
तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से भी प्रोडक्ट्स उधर जा रहे हैं, उधर से भी प्रोडक्ट्स इधर आ रहे हैं, मतलब हमें ट्रेड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बस अभी तक क्या याद रखना है, ओमान का नाम है मगन, और उनके साथ हम कॉपर का ट्रेड कर रहे थे, और इसीलिए हमें ओमानी साइट्स में अपना हड़प्पन जार भी देखने को मिला। ये काफी बड़ा जार था। ठीक है, तो इसीलिए ये बोला गया कि इट इज पॉसिबल, कोई भी शर्त लगा के नहीं बोल रहा कि पक्का ऐसा ही है, पॉसिबल, क्योंकि यार कुछ टेक्स्ट नहीं है हमारे पास लिखा हुआ, हम बस सेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमें चीजें मिलती है उस हिसाब से। आर्कियोलॉजिस्ट ने बस सेंस बनाने की कोशिश करी है कि अगर ये काम होता होगा तो इसलिए होता होगा। ठीक है, कुछ भी सर्टेन नहीं है, इट इज ओनली, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है पॉसिबल है, कि ये पॉसिबल है कि शायद हम ओमानी कॉपर के एक्सचेंज में इन सारी चीजों को यहाँ पे देते होंगे जो भी हम क्राफ्ट बनाते हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि और भी क्या चीजें मिली हैं आर्कियोलॉजिकल, मतलब कि जब ये सर्वे वगैरह करते हैं उस टाइम पे और क्या चीजें मिली हैं, हमें हड़प्पन सील्स देखने को मिली हैं यहाँ पे, हमें हड़प्पन वेट्स देखने को मिले हैं, हमें हड़प्पन डाइस देखने को मिली है, हमें हड़प्पन बीड्स देखने को मिले हैं ओमान में भी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ट्रेड होता होगा। ठीक है, अब एक मेसोपोटामियन टेक्स्ट मिला, उसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली। ठीक है, इन्होंने इस पॉसिबिलिटी को और बढ़ा दिया। वो क्या था, उसमें ये था कि ये बोला गया कि जो कॉपर मिलता था मगन से, जो कॉपर मिलता था मगन से, मगन किसे कहते हैं, वो ओमान को, अभी हमने ऊपर पढ़ लिया। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो कॉपर था वो कहाँ से आता था, मगन से आता था, मगन को क्या बोला गया है, ओमान बोला गया है ना, ओमान को ही मगन बोला गया है। ठीक है, उस इसी टेक्स्ट में और क्या मेंशन है कि जो रीजन्स थे, जैसे दिलमुन, दिलमुन उस टाइम पर किसके लिए यूज किया जाता था, बहरीन के लिए किया जाता था, बहरीन के लिए किया जाता था। तो ये बोला गया इनके साथ भी कॉन्टैक्ट्स थे, ट्रेड कॉन्टैक्ट्स थे। मेलूहा, मेलूहा किसको बोला जाता था, हमारी हड़प्पन रीजन को मेलूहा बोला जाता था। तो अभी आपको तीन चीजें याद करनी है, ओमान को क्या बोला जाता था, मगन बोला जाता था, बहरेन को दिलमन बोला जाता था, और हड़प्पन रीजन को मेलूहा बोला जाता था। ये चीज आपको याद रखनी है। और जो उस टेक्स्ट में जो मेलूहा के लोग थे उनको क्या बोला गया था, मेलूहा जो जगह थी, रीजन था, उसे क्या बोला गया था, लैंड ऑफ सी फेयरर्स। तो अब जब ये बोला गया लैंड ऑफ सी फेयरर्स, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ के लोग जानते थे कि कैसे सी में मतलब ट्रैवल किया जा सकता है। और ये एक और प्रमाण है, इस पॉसिबिलिटी को और बढ़ा देता है कि ट्रेड हुआ करता था। ओके, तो उन्होंने मेलूहा को क्या बोला है, लैंड ऑफ सी फेयरर्स। अब वो क्वेश्चन घुमा सकते हैं कि इन मेसोपोटामियन टेक्स्ट इट वाज रिटन दैट मगन वाज, नहीं, मगन वाज रेफर्ड एज ए लैंड ऑफ सी फेयरर्स, बट आपको याद रखना है मगन नहीं, हमारे रीजन को, कौन सा है, हड़प्पा रीजन को क्या बोला गया, मेलूहा, तो मेलूहा को बोला गया था लैंड ऑफ सी फेयरर्स। प्लीज इन चीजों को याद रखना। ठीक है, अब इस ये जो मेलुहा रीजन था, यहाँ से कौन कौन से प्रोडक्ट्स थे जो हमें देखने को मिले, जैसे कार्नेलियन, जो अभी हमने देखा क्या था, रेड सैंडस्टोन, लैपिस लजूली, जो हमने देखा क्या था, सैंडस्टोन कह रहा हूँ, सॉरी, स्टोन, लैपिस लजूली क्या था, ब्लू कलर का स्टोन, कॉपर, गोल्ड, वेराइटी ऑफ वुड्स, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली। और ये सिर्फ लिखा हुआ है। ठीक है, याद कर लो, नहीं करोगे एक ही बात है, बट फिर भी पढ़ लो, अच्छी बात है। जो ये मेसोपोटामियन मिथ है एक, उसमें मेलूहा जो है उसको बोला गया है, मेलूहा मतलब कि हड़प्पन रीजन को ये बोला गया है कि मे योर बर्ड बी दी हाजा बर्ड, कि आपका जो बर्ड है वो, मतलब कि इस रीजन को बोला गया है कि आपका जो बर्ड है वो हाजा बर्ड हो। हाजा बर्ड प्रोबेबली किसके लिए यूज किया गया होगा, पीकॉक के लिए यूज किया होगा। ठीक है, और ये बोला कि आपकी जितनी भी मतलब कि कॉल है या आपकी जितनी भी अर्जियां हैं वो रॉयल प्लेस तक पहुंचे। ठीक है, ऐसी बातें उसमें बोली गई है। तो ये टेक्स्ट याद करना है, ये टेक्स्ट कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है मेसोपोटामियन टेक्स्ट से। और ये जो चीज़ है ये किसको बोली गई है, मेलूहा को। और ये जो हाजा वर्ड है ये किसके लिए यूज किया गया है, इट इज प्रोबेबली फॉर पीकॉक। बस इतना याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वो साइट्स हैं, जैसे मगन है ना, ये दिख गया आपको, ओमान, दिलमन, बहरीन, जो ये मेलूहा है ये क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये पूरा यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिला था ना आपको, इसको मेलूहा बोला गया है। ठीक है, मेसोपोटामिया कहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे देखने को मिला। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए इस मैप को देखने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैंने यहाँ पे चीजें ऐड करी है, ये फिगर वाली चीजें जो आपको फिगर के साइड में टेक्स्ट देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट में ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कोई वन वर्ड वाला क्वेश्चन आ गया तो उसमें पूछा जा सकता है सिलेंड्रिकल सील कहाँ से मिला था। सिलेंड्रिकल मतलब ये वाला जो सील है ये कहाँ से मिला था, ये मिला था मेसोपोटामिया से। तो हमें सिलेंड्रिकल सील कहाँ से देखने को मिला है, मेसोपोटामिया से। और ये जो हमड बुल मोटिफ है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, हमड बुल है ना, हमड बुल वाला जो ये पूरा का पूरा मोटिफ है, ये कहाँ से देखने को मिला है, आपको इंडस रीजन से देखने को मिला है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखने को मिला है। तो सिलेंड्रिकल सील कहाँ से, मेसोपोटामिया से, याद रखना। जो ये पर्शियन गल्फ है, इसकी शेप क्या थी, राउंड। इसकी शेप क्या थी, राउंड। और ये कहाँ से देखने को मिला है राउंड पर्शियन गल्फ, ये देखने को मिला है बहरीन से। कहाँ से देखने को मिला है, बहरीन से। और ये बोला गया ये जो राउंड पर्शियन गल्फ है जो बहरीन से मिला है, उसमें कुछ हड़प्पन मोटिफ्स भी देखने को मिले हैं, ठीक है। और ये बोला गया है जो दिलमुन एरिया है, दिलमुन किसको बोला गया था, बहरीन को। तो लोकल दिलमुन वेट्स में ये देखा गया कि जो हड़प्पा के स्टैंडर्ड्स थे उन्हें उन्हें फॉलो किया गया। हड़प्पा के स्टैंडर्ड्स क्या थे अभी हम आगे देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, है ना, कि उसमें कैसे जो छोटे छोटे मतलब कि वेट्स थे उनमें वो मतलब कि स्टैंडर्डली हर जगह देखने को मिल रहे थे सारी सेटलमेंट्स में, ठीक है। उनको यूजुअली गोल्ड के लिए, ज्वेलरी के लिए उन्हें नापने के लिए यूज किया जाता था, है ना। और जो लार्ज वेट्स थे वो उसमें आपको डेसिमल सिस्टम में भी आपको वो स्टोन्स देखने को मिलेंगे जो नापने के लिए यूज किए जाते थे, ठीक है। वो अभी आगे चीजें आएंगी, आगे पढ़ेंगे। तो ये देखा गया जो बहरीन वाला एरिया था, दिलमुन वाला एरिया था, उसमें हड़प्पन स्टैंडर्ड के जो वेट्स थे वो भी देखे गए। तो आप देखो ये सब चीजें क्या बता रही है, इनडायरेक्टली ये चीजें ये बता रही है, आप इससे क्या ग्रैब करोगे, आप इससे ये ग्रैब करोगे कि यहाँ पर ट्रेड हुआ करता था, यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, यहाँ पे अब वो चीज आ गई जो वेट्स की मैं बात कर रहा था, है ना, अभी वो देख लेंगे। तो अब हम तीन चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं, यहाँ के सील्स के ऊपर, यहाँ के स्क्रिप्ट्स के ऊपर, और यहाँ के वेट्स के ऊपर। कहाँ के, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन कल्चर, तीनों एक ही चीज है। ओके, तो सील्स एंड सीलिंग्स में हमें क्या देखने को मिला, देखो होता क्या था, जैसे ये एक प्रोडक्ट है, मान लो ये एक प्रोडक्ट है, इसको बंद कर दिया गया, ठीक है, इसको बंद कर दिया गया, और यहाँ पे एक सील लगा दी गई, यहाँ पे एक सील लगा दी गई, उस पे कुछ भी छपा हुआ होगा, है ना, जो भी जिस भी रीजन की वो चीज होगी उस पे वो छपा हुआ होगा, ठीक है। अब क्या है, अगर ये सील टूटी नहीं है, ठीक है, और रिसीवर ने रिसीव कर लिया और उसने खुद तोड़ी और खोला है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको टैंपर नहीं किया गया है उस ऑब्जेक्ट को या उस पर्टिकुलर ट्रेड को। बट अगर ये सील टूटी हुई होगी, किसी ने खोलने की कोशिश करी है, इसका मतलब क्या है कि इसमें से सामान गायब हो सकता है या इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करी गई हो सकती है, ठीक है। मेनली ये जो सील है इसमें क्या होता था, इसमें कुछ आपको देखने को मिलेगा कि मतलब कि कुछ बना हुआ है, कुछ इमेजेस बनी हुई है, प्लस इसमें सेंडर का नाम भी होता था और उसका पता भी होता था, उसकी आइडेंटिटी होती थी मेनली। ओके, तो यही बोला गया सील्स एंड सीलिंग्स के बारे में कि इस पर ये कैसे लगाया जाता था, एक वेट क्ले के रूप में लगाया जाता था, ठीक है। और ये किस लिए यूज किया जाता था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को करने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ये सील लगाई जाती थी, ठीक है। और ये क्या करती थी, इसमें बताया हुआ होता था कि आइडेंटिटी क्या है सेंडर की, ठीक है, जो भी सेंड कर रहा है उसकी आइडेंटिटी क्या है वो इसमें पता होती थी। तो ये वाला सिस्टम इधर यूज होता था, सीलिंग वाला, प्लीज याद रखना। ओके, फिर स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं, सील्स के बारे में बात कर ली, सीलिंग्स के बारे में, फिर स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो हड़प्पन सील्स हैं यूजुअली हैव लाइन ऑफ राइटिंग। देखो मैंने आपको एक वो भी दिखाया था जो यूनिकॉर्न वाला था, है ना, उसमें आपने देखा था कि एक वन कॉर्न यूनिकॉर्न बना हुआ था। मेरी देखो यार अच्छी नहीं है बिल्कुल भी ड्राइंग, तो कोई बात नहीं, आप समझ जाना मैं क्या बना रहा हूँ। इसमें वन कॉर्न यूनिकॉर्न बना हुआ था, प्लस इसमें कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ था, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ था जब मैंने आपको वो दिखाया था, है ना। तो ये जो टेक्स्ट है ना, ये जो टेक्स्ट है, ये बोला गया है कि ये इसमें लिखा हुआ होता था, बट आज तक क्योंकि इसे डिसाइफर नहीं कर पाए हैं तो पता नहीं लग पाया, बट ये बोला गया है कि प्रोबेबली ये उसका नाम या टाइटल होता होगा ओनर का, ठीक है, जो ऊपर ये राइटिंग लिखी गई है, ठीक है। बट अभी कुछ नहीं है, बस पॉसिबिलिटी है, ओके, पता नहीं है मेनली। मोटिव का मतलब क्या है,
जो उसमें इमेज बनाई गई है वो जनरली एनिमल की होती थी, है ना। हमने यहाँ भी देखा, जो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट मिनट जो हमने स्टार्ट किया था, जहाँ से फर्स्ट पेज जो था, वहाँ पे हमने देखा था वन हॉर्न यूनिकॉर्न था, ठीक है। तो उसमें भी हमने देखा था वो भी एक टाइप का एनिमल था। तो मोटिव जो थे वो जनरली एनिमल्स के ही हुआ करते थे, ओके। और वो क्या मीनिंग बताते थे, वो ये बताते थे, देखो अब अगर किसी को पढ़ना नहीं आता, ठीक है, किसी को पढ़ना नहीं आता, तो वो उस मोटिव को देख के पहचान जाता था कि अच्छा ये काम उसका है। तो ये बोला गया कि मोटिव उन लोगों के लिए होते थे जो पढ़ नहीं सकते, ओके। बोला गया है कि जो इंस्क्रिप्शंस थे, उस टाइम पे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले, वो यूजुअली शॉर्ट हुआ करते थे। जो लॉन्गेस्ट भी है ना, उसमें भी सिर्फ 26 साइंस ही देखने को मिले, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को क्या मिले कि मोस्ट मोस्ट क्या होते थे, शॉर्ट होते थे, ज्यादा लंबे नहीं होते थे, ठीक है। वहीं पर ये इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, ये स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो जो स्क्रिप्ट है उसमें हमने कितने साइंस देखे हैं, उसमें हमने 375 से 400 साइंस तक देखे हैं, ओके। और ये बोला गया ये लेटर्स नहीं है, क्योंकि लेटर्स इतने सारे नहीं हो सकते। ये कुछ कहने की कोशिश करी गई है जो अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए, ठीक है। और बोला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक है, आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक खत्म करते हैं। कई बार आपने देखा है कि जब आपको जगह नहीं मिलती तो ये हौच पौच हो जाता है, ये वाला एरिया, है ना। तो ऐसे ही देखा गया, जो हड़प्पन यहाँ पे स्क्रिप्ट थी, वो देखा गया कि वो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाती थी, ऐसे। क्यों? क्योंकि देखा गया कि कुछ जगह हौच पौच जो था वो लेफ्ट जगह था। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से नीटली लिखना स्टार्ट किया, पर लाइन खत्म हो गई तो यहाँ पे हौच पौच जल्दी जल्दी छोटा छोटा लिख दिया, है ना। तो वही चीज यहाँ पे देखी गई, उससे ये पता लगाया गया कि वहां की जो स्क्रिप्ट थी वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। कैसे सॉरी, वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। जो हम आज लिखते हैं उसका एकदम उल्टा लिखा जाता था, ठीक है। राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ओके। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। सील्स, कॉपर टूल्स, रिम्स ऑफ जार्स, कॉपर, टेराकोटा टैबलेट्स, ठीक है, और ज्वेलरी, बोन रॉड्स, इवन दी एंशंट साइन बोर्ड्स, ये भी देखने को हमें मिले, ठीक है। तो ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, इनको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं। वेट्स पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वेट्स किस लिए यूज होते थे? मेजरमेंट के लिए। किसके लिए? ठीक है। अब आपको कुछ तोलना है तो उसके लिए वेट्स तो चाहिए। तो यही बोला गया है कि वहां पर हमें प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट देखने को मिलता था। और हमें क्या देखने को मिला कि जनरली पूरी की पूरी सेटलमेंट में, पूरी की पूरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में है, वो वहां पर यही स्टैंडर्ड वेट्स को यूज किया जा रहा था, ठीक है। अब ये जो वेट्स बने थे, ये किससे बने हुए थे? ये बने हुए थे चर्ट से। किससे बने हुए थे? चर्ट से, प्लीज याद रखना, ठीक है। कौन से स्टोन से बने हुए थे? चर्ट से बने हुए थे। और यूजुअली ये क्या थे? क्यूबिकल थे। किसमें? क्यूबिकल थे ये, शेप में, ओके। और इनके ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं की जाती थी। अब ये पता है क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि आज के वेट्स में आप देखते हो कि 1 kg, 2 kg, 5 kg लिखा जाता है। बट ये बोला गया कि उस टाइम के जो क्यूबिकल्स थे, जो चर्ट से बने हुए वेट थे, जो वेट मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते थे, उन पर कोई भी मार्किंग नहीं देखने को मिली थी, ओके। जो लोअर डिनोमिनेशन के वेट्स थे, जो छोटे वेट्स थे, वो बाइनरी थे, मीन्स 1 2 4 8 16 32 अप टू 1 2 8 0 0 इतने के वेट्स होते थे। पर जो हाइयर डिनोमिनेशन के थे ना, वो बोला गया वो डेसिमल सिस्टम में हुआ करते थे। वो डेसिमल सिस्टम में हुआ करते थे, ठीक है। स्मॉलर वेट्स मैंने बताया था यूजुअली किसके लिए यूज होंगे? ज्वेलरी एंड बीड्स को मेजर करने के लिए, है ना। बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद एंशंट अथॉरिटी की बात करते हैं, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब क्या है कि आपको पता है कि आज जैसे मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा अथॉरिटी है। नोएडा अथॉरिटी का काम क्या है कि सारी चीजें जो एक जगह हो रही है वही हर जगह हो, है ना। तो क्या ये सारी चीजें वहां भी देखी गई? अथॉरिटी के केसेस में क्या देखा गया? क्या वहां पर सारी सेटलमेंट में एक ही टाइप की अथॉरिटी थी या नहीं थी, या फिर सब में अलग अलग थी? तो वही चीजें यहाँ पे फाइंड करी गई कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली है हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में, ठीक है। मतलब वहां की पोर्ट्री, सील्स, वेट्स, ब्रिक्स, जितनी भी पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो वहां पे यूनिफॉर्म देखने को मिली, एक ही तरीके की देखने को मिली, ओके। ब्रिक्स की बात करें तो हमने ये देखा कि
अब आप एक चीज सोचो, ऐसा तो नहीं है कि इतनी सारी सेटलमेंट है, ब्रिक्स एक ही सेटलमेंट में बनेगी, हर सेटलमेंट में बनेगी, बट उसके बावजूद भी ये देखा गया कि यूनिफॉर्म रेशियो था उनका। मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि जो ब्रिक्स हैं वो हर जगह एक ही तरीके की मिली गई, एक ही यूनिफॉर्म रेशियो में मिली गई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात तक आप जाएंगे, आपको एक ही टाइप की ब्रिक सिस्टम देखने को मिलेगा। तो ये बताता है कि यार बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे यूनिफॉर्मिटी थी। ठीक है, फिर सेटलमेंट्स की बात करी गई, तो अभी हमने पीछे देखा कि जैसे आपकी चन्हू दारो है वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए यूज किया गया था, नागेश्वर है, बालाकोट है, शेल प्रोडक्शन के लिए यूज किया गया था। तो हमने देखा जो सेटलमेंट्स थी उन्हें स्ट्रैटेजिकली सेटअप किया गया था स्पेसिफिक लोकेशन में, ताकि वहां से वो चीजें निकाली जा सके। जैसे लैपिस लजूली स्टोन है, वो कहाँ से, शोर तो गई अफगानिस्तान से निकाला गया था। ठीक है, तो हर जगह एक सेटलमेंट बनाई गई थी एक पर्टिकुलर काम के लिए, तो ये क्या है, बहुत स्ट्रैटेजिकली सेटअप किया गया था। इसीलिए आप ये देखेंगे कि जब बहुत सारी बाद में थ्योरीज आई, तो उसमें एक थ्योरी ये भी थी कि पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक ही जगह से रूल किया जा रहा था, इसी वजह से इतनी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली। ये वन ऑफ द थ्योरीज है। ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज आई थी। आगे बढ़ते हैं। हाँ। ये देखो यही मैं कह रहा था कि प्लेसेस एंड किंग्स की बात, पैलेसेस एंड किंग्स की बात करें, तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वही कह रहा हूँ, सम कुछ आर्कियोलॉजिस्ट है वो ये बोलते हैं कि जो हड़प्पन सोसाइटी थी उसमें कोई भी रूलर नहीं था, कोई भी रूलर नहीं था, और सब हर कोई इक्वल स्टेटस एंजॉय करता था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बोला, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बोला कि वहां पर कोई सिंगल रूलर नहीं था, हर 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 एक सेटलमेंट के अलग अलग रूलर थे। किसी का कहना ये था, जैसे मोहनजोदारो का अलग रूलर था, हड़प्पा का अलग रूलर था, चान्होदारो में अलग था, लोथल में अलग था, ऐसा इनका कहना था। बट कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि ये एक सिंगल स्टेट थी, एक ही इंसान इन्हें रूल कर रहा था, और उसके प्रमाण वो ऐसे देते हैं क्योंकि हमने ये देखा कि हर जगह सेम टाइम के आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, प्लान्ड सेटलमेंट देखने को मिल रही है, उसके बाद ब्रिक्स का जो साइज है वो एक स्टैंडर्ड रेशियो में देखने को मिला, और जो सेटलमेंट्स है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बनाई जा रही है जहां पर रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो ये सब जो है, ये सब कैसे किया जा सकता है जब एक आदमी ऊपर बैठा हो और वो सारे काम करवा रहा हो। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एक सिंगल स्टेट थी ये पूरी की पूरी, जिसे एक ही सेट ऑफ लोग जो है वो रूल कर रहे थे। ठीक है, और उस वजह से इतनी यूनिफॉर्मिटी हमें हर जगह देखने को मिली, और आज तक इसे ही सबसे प्लॉजिबल थ्योरी माना जाता है। इसे ही आज तक सबसे प्लॉजिबल थ्योरी माना जाता है। ओके, आगे बढ़। ओके, एंड ऑफ सिविलाइजेशन पे हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बट ये नाइन्थ आपका जो है वो पार्ट है जो आपकी बुक है उसमें। तो फिर से मुझे बस 1 मिनट दो, और उसके बाद फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट का ब्रेक है। चलिए, तो आई होप 1 मिनट तो हो ही गया होगा, है ना। अब देखो, एंड ऑफ सिविलाइजेशन की बात करते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले क्या आया था, अर्ली हड़प्पन आया था, फिर मैच्योर हड़प्पन आया था, जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं ना, पूरा चैप्टर उसी से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आया एंड, जिसे क्या बोला गया, एंड ऑफ सिविलाइजेशन को लेट हड़प्पा बोला गया। लेट हड़प्पा।
ठीक है, उसमें हमें क्या देखने को मिला? देखो हुआ क्या, 1800 बीसी तक तो सारी जो मैच्योर हड़प्पन की साइट थी मेनली वो एंड हो चुकी थी, वो अबैंडन हो चुकी थी, उसके पीछे का कुछ मतलब कि ऐसा सबूत नहीं मिल पाया है। बहुत सारी थ्योरीज हैं, वो सारी थ्योरीज अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। बट ये बोला गया कि 1800 तक बहुत सारी जो हड़प्पन साइट्स थी उन्हें अबैंडन कर दिया गया था, ठीक है, जैसे कि चोलिस्तान हो गया, है ना। बट ये बोला गया कि अब ना न्यू सेटलमेंट देखने को मिली हम उसके बाद, कहाँ कहाँ पे, जैसे गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। तो ये वो सेटलमेंट्स हैं जो लेट हड़प्पन सेटलमेंट्स हैं, लेट हड़प्पन साइट्स हमें देखने को मिली यहाँ पर, कि 1800 तक मेनली सारी जो जो हड़प्पन साइट्स थी वो अबैंडन हो चुकी थी, बट उसके बाद हमें लेट हड़प्पा में, लेट हड़प्पन में गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी साइट्स देखने को मिली। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर छोटे से टेक्स्ट में बात करने वाले हैं। ये बोला गया कि 1800 तक सारी चली गई, बट ये बोला गया आफ्टर 1900 बीसी देयर appears to be have transformation of material culture marked by disappearance of distinct artifacts of cultivation देखो मैं बताता हूँ क्या है, इसे छोड़ो, टेक्स्ट को अभी मैं पढ़ा दूंगा, मैं आपको मेनली बताता हूँ हुआ क्या। मेच्योर्ड हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, बहुत ही अर्बन कल्चर था, है ना। जो ब्रिक्स थी, आर्टिफैक्ट्स थे, सेटलमेंट्स थे, वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक वे में अलग अलग जगह पे बनाए गए थे, है ना। यहाँ पे जो ब्रिक्स थी वो भी बहुत स्टैंडर्डाइज रेशियो की थी, हर जगह यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही थी, है ना। सब कुछ जो काम था वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा था। उसका ही उल्टा एकदम लार्ज जो लेट हड़प्पन है वहां पे देखने को मिला। यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स थे वो इतने ज़्यादा मतलब कि वेल बिल्ट नहीं थे। यहाँ पे जो घर बने हुए थे वो भी बहुत अर्बन कल्चर के नहीं, बल्कि उल्टा हो गया था, रूरल कल्चर के बने हुए दिख रहे थे हमें, ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिला जो यूनिफॉर्मिटी थी आर्टिफैक्ट्स में, ब्रिक्स में और बाकी सारी चीज़ों में, वो भी एकदम खत्म हो गई थी। मतलब मेच्योर्ड हड़प्पन में, जो मेच्योर हड़प्पन में हमें जो चीज़ें देखने को मिली, उसका उल्टा हमें देखने को मिला लेट हड़प्पन में। तो वही यहाँ पे बोला गया है, जो वेट्स हैं, सील्स हैं, स्पेशल बीट्स हैं, वो सब डिसअपियर हो गए लेट हड़प्पन साइट्स में। उसके बाद हमने देखा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो गया, राइटिंग्स हो गई, उसके बाद क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन हो गया, वो सब कुछ खत्म हो गया, डिसअपियर हो गया एकदम से, ठीक है। जो हमने ये देखा कि फार फ्यूअर मटेरियल वर यूज टू मेक फार फ्यूअर थिंग्स, मतलब कि पहले आपने देखा आर्टिफैक्ट्स, ब्रिक्स, जितने भी मतलब कि स्टोन्स थे, ये सारी क्ले से बने हुए, टेराकोटा के, हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली, स्टेटाइट से बनी हुई बहुत सारी चीजें देखने को मिली। वो सारी चीजें पहले बहुत बड़े स्केल पे करी जा रही थी। उसके बाद हमने देखा लेट हड़प्पन साइट्स में कि बहुत ही कम मटेरियल्स को यूज करके बहुत ही कम चीजें बनाई जा रही थी, पहले जैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जो हाउस का कंस्ट्रक्शन था, मैंने आपको बोला कि एक अर्बन कल्चर देखने को मिला था हाउस के कंस्ट्रक्शन में, डबल स्टोरीड बिल्डिंग्स भी देखने को मिली। जो नाली वाला सिस्टम था, सीवर वाला सिस्टम था, वो वेल फॉर्म्ड था, वेल स्ट्रैटेजाइज तरीके से वो बनाया गया था। बट यहाँ पर जब लेट हड़प्पन साइट्स में हमने देखा तो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स जो थी वो बहुत ही खराब हो चुकी थी, लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स तो हमें देखने को ही नहीं मिले। ओके, फिर वही बात है, आर्टिफैक्ट्स हो गया, सेटलमेंट हो गया, ये रूरल वे में कन्वर्ट हो गए थे, है ना। मेच्योर में हमें क्या देखने को मिल रहा था, अर्बन सेटलमेंट्स देखने को मिल रही थी, लेट हड़प्पन में हमें रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिल रही थी। अब क्वेश्चन ये था कि क्या रीजन था कि ये चेंजेस आने लगे, क्या रीजन था कि ये चेंजेस आने लगे एकदम से। मेच्योर हड़प्पन में होना तो ऐसा चाहिए ना कि एक सेटलमेंट थी जो बहुत मेच्योर थी, अगली सेटलमेंट जो आएगी वो उससे ज्यादा मेच्योर होगी, बट एकदम उल्टा कैसे हो गया, वो भी मतलब कि ऐसा हो गया, जमीन आसमान वाला डिफरेंस कैसा है। तो बहुत सारे मतलब एक्सप्लेनेशंस दिए गए, कोई भी यार देखो पुख्ता सबूत नहीं मिले किसी के भी, पर ये बोला गया क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हुआ, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ऐसा हुआ, एक्सेसिव फ्लड्स आ गई सेटलमेंट्स में। क्योंकि आपको पता है रिवर के साइड में थी, हमने मेनली दो रिवर देखी, इंडस और सरस्वती, इनके साइड में थी सेटलमेंट्स, और उसमें से भी टू थर्ड जो है वो सरस्वती रिवर के साइड में थी। तो हमने देखा कि यार क्या पता फ्लड्स आ गई हो, ठीक है। फिर क्या पता उन्होंने शिफ्ट कर लिया हो, क्या पता जिस रीजन में वो रह रहे हो वो ड्राई हो रहे हो, ठीक है। या फिर लैंडस्केप का ओवर यूज कर लिया हो, इस वजह से ऐसा हुआ। बट कुछ भी चीज जो है वो एक्सप्लेन नहीं करती कि पूरे के पूरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कैसे कोलैप्स हो गई। अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो कुछ कुछ रीजन पे हो रही होंगी, है ना।
बट एकदम से एक साथ की एक ही टाइम के अंदर सारी की सारी सेटलमेंट कैसे कोलैप्स हो गई, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखो ये ना पुरानी एनसीईआरटीज में आपको नहीं देखने को मिलेगा, पर जो 24-25 वाला प्रिंट है, जो मैंने नया टेक्स्ट लिया उससे मैंने पढ़ा। आप ठीक है, क्योंकि मैंने भी पुरानी बुक्स जो थी उससे पढ़ा हुआ था, तो मैंने ये नए टेक्स्ट को पढ़ा, वहां पे ये चीज जो है वो एक्स्ट्रा दे रखी थी, एक सोर्स 3 नाम से, एंड एविडेंस ऑफ इवेजन। उसमें ये जो लास्ट का टेक्स्ट है ना, रीसेंट वाला, ये एक्स्ट्रा दे रखा था। ये क्या था वो अभी मैं आपको बताता हूँ, है ना। पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हैं क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। ये बोला गया कि जैसे आपको मैंने बताया कि उन्हें बरी किया जाता था, तो ये बोला गया मोहनजोदारो में ऐसे ही बरियल साइट पर 16 स्केलेटन्स देखने को मिले, जिनमें ऑर्नामेंट्स के मतलब ऑर्नामेंट्स उनके साथ दबाए गए थे। तो मैंने आपको बोला था कुछ साइट्स ऐसी थी जहां पर ऑर्नामेंट्स भी उनके साथ दबाए गए थे, तो उसका ये प्रमाण है कि 16 स्केलेटन्स थी जिनके साथ ये ऑर्नामेंट्स देखे गए। ओके, उसके बाद ये बोला गया कि जो अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाए कि वो कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ऋग्वेदा से इसे कंपेयर करने की या को रिलेट करने की कोशिश करी, किसको? हड़प्पन साइट्स को। तो आपको याद रखना है वो है REM व्हीलर। ठीक है, ये तब के डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI थे 1947 में, जिन्होंने पहली बार कोरिलेट करने की कोशिश करी इन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को। कहाँ के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस? ऑब्वियसली हड़प्पन साइट्स के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को और ऋग्वेदा को। प्लीज याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने ऐसा किया था, तो REM व्हीलर थे, उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, किया था। जो ऋग्वेदा है उसमें एक वर्ड दिया गया है पुर। अब आप सोचोगे ये सारी कहाँ है चीजें? ये सारी एनसीईआरटी में ही चीजें हैं। ठीक है, मैंने बहुत बड़ा टेक्स्ट है वो, तो उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ निकाल के लाया हूँ। ठीक है, फालतू चीजें हटा दी है सारी। ऋग्वेदा में एक वर्ड मेंशन है पुर। पुर का मतलब क्या होता है? फोर्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना कि फोर्टिफिकेशन कर दिया, उसको पुर बोलते हैं। ठीक है, अब एक गॉड थे आर इंद्रा। ठीक है, ये किसके गॉड थे? आर्यंस के ये वॉर गॉड थे, इंदिरा। ठीक है, इनको क्या बोला जाता था? पुरमदरा। पुरमदरा का मतलब क्या है? फोर्ट डिस्ट्रॉयर। फोर्ट डिस्ट्रॉयर। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि स्टेटमेंट में भी आ सकता है, वन वर्ड में भी आ सकता है ना, कि जो ये पुरमदरा है, फोर्ट डिस्ट्रॉयर, किन्हें बोला गया, तो आपको याद रखना है इंद्र भगवान को बोला गया। ओके, फिर उसके बाद अम, कुछ हमें एविडेंस देखने को मिले मैसाकेयर के। मैसाकेयर मतलब लार्ज नंबर में लोगों को मार दिया जाए, तो उसके भी हमें एविडेंस देखने को मिले 1960s में। कहाँ पे? मोहनजोदारो में। ठीक है, बट इस चीज को भी क्वेश्चन किया गया था जॉर्ज डेल्स के द्वारा। ठीक है, अब वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ पुख्ता सबूत नहीं है कि क्या हुआ उस टाइम पे जो इतनी बड़ी सेटलमेंट एक बारी में मतलब कि तबाह हो गई एक टाइम, मतलब एकदम अबैंडन करना पड़ा। बट वही है कि क्वेश्चंस है और कुछ नहीं है, तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं पूछे जाते। इस वजह से मैंने बस इतना लिखा है कि इस पे क्वेश्चन किसने किया था, जो एविडेंस मिले थे मैसेकेयर के मोहनजोदारो में, उसे क्वेश्चन किसने किया था? जॉर्ज डेल्स ने किया था। ठीक है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे आओ। अब क्या हुआ, ये मेरे को रिसेंट टेक्स्ट में देखने को मिला, जो मैंने 24-25 का प्रिंट पढ़ा, उसमें ये दे रखा था कि डीएनए टेस्ट किया गया, जो उस टाइम पर राखी गढ़ी में बरियल साइट्स में बोन्स मिली, उनका डीएनए टेस्ट किया गया, क्योंकि एक थ्योरी ये थी कि आर्यंस आए, आर्यंस ने सबको मार दिया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अपना राज करना शुरू किया, ऐसी बातें पहले करी जा रही थी। बट ये बोला गया कि राखी गढ़ी में, अब देखो, अगर आर्यंस ने आके उन्हें हरा दिया, जो वहां की लोकल सिविलाइजेशन थी, और उनको मार दिया लार्ज नंबर पर, तो ऑब्वियसली उनका डीएनए अब मेजर पॉपुलेशन में तो इंडिया की मिलेगा नहीं, मेनली तो आर्यंस का मिलेगा फिर। ओके, लेकिन ये बोला गया कि राखी गढ़ी में, राखी गढ़ी कहाँ पे? हरियाणा में, वहां पे डीएनए टेस्ट किया गया, तो ये देखा गया कि जो आज के लोग हैं ना, मेजर जो साउथ एशियन पॉपुलेशन है, उनमें जो जीन्स है वही जीन्स पाए गए उनमें। इसका मतलब है कि कोई मैसाकेयर इतना बड़े लेवल पे या सबको नहीं मार दिया गया था। ठीक है, अभी भी जो लोग हैं उस टाइम के, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, उनके ही डिसेंडेंट्स हैं, ऐसा टेक्स्ट में लिखा गया है। ठीक है,
तो इसीलिए ये जो थ्योरी थी जेनेटिक हिस्ट्री एज वेल एज कल्चरल हिस्ट्री रूल्स आउट लार्ज स्केल इमिग्रेशन ऑफ सो कॉल्ड आर्यंस। ठीक है, तो जो आर्यंस के इमिग्रेशन वाली थ्योरी थी और ये था कि मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सारी चीजें जो है इस चीज से गलत हो जाती है। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ, विद टाइम चीजें चेंज होगी, बहुत सारी थ्योरीज जो अभी भी हम सुन रहे होंगे वो गलत हो जाएंगी आगे आने वाले टाइम पर, क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने निकल के आएंगी। ओके, तो यही बोला गया कि ऐसे बहुत सारे हड़प्पन जो थे वो ईरान और सेंट्रल एशिया में भी मूव करे थे, इस वजह से उन रीजन्स में भी उनके जीन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये है डिस्कवरिंग दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, 10th आपका टॉपिक होगा उसमें। उसमें 10.1 में लिखा गया कनिंगम्स कंफ्यूजन, कि इनकी कंफ्यूजन क्या थी, कैसे इन्होंने इनको प्रमाण मिले थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, पर ये फिर भी उसे पकड़ नहीं पाए थे। ठीक है, उसके पीछे का मेजर रीजन था कि ये चाइनीज बुद्धिस्ट पिलिग्रिम्स जो इंडिया में आए थे उनके टेक्स्ट को पढ़ के कोशिश कर रहे थे इसे समझने की, पर वो समझ नहीं पाए थे। तो ये कंफ्यूजन क्या थी, एक बार इसे पढ़ते हैं। देखो, अलेक्जेंडर कनिंगम कौन थे? ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ठीक है, इनका जो मेनली इंटरेस्ट था वो किसमें था? वो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में था, जो कब से कब तक माना जाता है, 6 सेंचुरी बीसीई से 4 सेंचुरी सीई तक, और उसके बाद के पीरियड्स को लेके इनका मेन जो इंटरेस्ट था वो इस एरिया में था। तो इस एरिया को पढ़ने के लिए, इस पीरियड को पढ़ने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने चाइनीज बुद्धिस्ट पिलिग्रिम्स जो थे उनके टेक्स्ट को पढ़ना शुरू किया। ठीक है, अब उनके टेक्स्ट में ऑब्वियसली हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर जो साइट्स थी या चीजें थी उनके बारे में तो लिखा होगा नहीं, है ना, क्योंकि ये तो बहुत बाद में आए थे। तो इस वजह से उस टाइम पर ये बोला गया कि जैसे हड़प्पन साइट है उसके बारे में इन्हें जैसे पोर्ट्री मिली या एविडेंस मिले या सील्स मिली, तब भी उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं थी, क्योंकि वो इसके बेसिस पे चीजों को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। और उनका भी मानना बाकी सारे आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से तब का यही था कि सारी चीजें गंगा वैली के अराउंड से ही फॉर्म हुई है इंडियन हिस्ट्री में, बट ऐसा नहीं है। हमने देखा है सरस्वती और इंडस रीजन के या इंडस वैली में हमें देखने को मिला है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बसी हुई थी। ठीक है, तो इसीलिए वो भी इसमें गलत थे। ठीक है, तो ये कनिंघम की जो कंफ्यूजन थी वो यही बताया गया कि वो इस टेक्स्ट को पढ़ रहे थे, उनको नहीं पता था उससे पहले भी कोई चीज थी जिसको हम डिकोड किया जा सकता है उसको भी। ठीक है, तो यही बोला गया कि ही मिस द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा इस वजह से उस टाइम में। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि कनिंघम जो है, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, उन्होंने कोई मेन एविडेंस या फिर मेन कोई भी थ्योरी नहीं दी है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, हमें तो इससे ये समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, ये आपके टेक्स्ट में नहीं है, पर क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के वेरियस एग्जाम में इससे रिलेटेड, कि पहली बार किसने सिमिलैरिटीज को आइडेंटिफाई किया प्री हड़प्पन कल्चर और मेच्योर हड़प्पन कल्चर के बीच में। मतलब आपको पता है मेच्योर हड़प्पन कल्चर से पहले एक क्या आया था, प्री हड़प्पन कल्चर, उसके बीच में और जो मेच्योर हड़प्पन कल्चर है उसके बारे में पहली बार सिमिलैरिटी को आइडेंटिफाई किसने किया था? तो आपको याद रखना है, अमलनंदा घोष ने। ठीक है, इन्होंने कैसे किया? इन्होंने मेनली जो सोथी कल्चर था प्री हड़प्पन का, वो कैसे डेवलप हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उसको आइडेंटिफाई किया और उससे कनेक्ट करने की कोशिश करी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये सोथी कल्चर कहाँ का है, तो याद रखना प्री हड़प्पन कल्चर है। ओके, और यहाँ पर हमने पीछे पढ़ा था कि जो मदर डीएनए की स्टडी करी थी एंशंट पॉपुलेशन की, तो एक्चुअली उसके लिए एक वर्ड होता है आर्कियोजेनेटिक्स। ठीक है, तो उस वो क्या होती है, वो स्टडी ऑफ डीएनए ऑफ एंशंट पीपल होता है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, है ना। कुछ भी पूछ सकते हैं भाई किसी भी स्टेटमेंट में, वो तो सब पढ़ना पड़ेगा। अब ये अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? मतलब आज से पहले उस टाइम के हिसाब से, जब मैं बात करता हूँ 20th सेंचुरी की, ठीक है, 20th सेंचुरी मतलब 1900s में, तब तक तो नहीं पता था कि कोई ओल्ड सिविलाइजेशन होगी इससे भी पहले, जो तब तक के टेक्स्ट थे उसके हिसाब से, तब तक हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता था। तो अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन का मतलब क्या है कि उस टाइम पर एक न्यू सिविलाइजेशन के बारे में पता चला जो एक्चुअल में ओल्ड थी। ओके, तो इसलिए अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन यहाँ पे लिखा गया है टॉपिक में 10.2 में। ठीक है, तो हुआ क्या कि दयाराम साहनी जी जो है
1921 में, यहाँ पे नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं, 1921 में उन्होंने डिस्कवर किया हड़प्पा को। उन्होंने डिस्कवर किया हड़प्पा को। तो अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट नोन साइट जो 1921 में जिसके बारे में पता चला जो कि हड़प्पा थी, वो कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर करी थी, तो दयाराम साहनी जी थे। उन्होंने इसे क्या करा था, इसे मतलब कि फाइंड किया था या डिस्कवर किया था। और ऐसे ही मोहनजोदारो जो वेल नोन साइट है आज तक की, उसको किसने मतलब कि डिस्कवर किया था, आर डी बैनर्जी जी ने। आर डी बैनर्जी जी ने। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब इन दोनों की फाइंडिंग्स पर, हड़प्पा की और मोहनजोदारो की फाइंडिंग्स में, जो जॉन मार्शल थे, उन्होंने 1924 में ये डिक्लेयर कर दिया कि एक न्यू सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हो चुकी है, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इन दोनों, जो हड़प्पा और मोहनजोदारो के मिलने के बाद, जॉन मार्शल ने 1924 में, ये तब के डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने ये बोला कि एक न्यू सिविलाइजेशन मिल चुकी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये वर्ल्ड को बताया। ठीक है। और एस एन रॉय, ये आ सकती है स्टेटमेंट कि किसने, ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये किसने लिखी है, तो याद रखना है एस एन रॉय ने लिखी है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी थी। इन्होंने बोला था कि मार्शल, ये है मार्शल, है ना, उस टाइम के डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, उन्होंने बोला कि जब ये छोड़ के गए हमारे देश को, तो इन्होंने हमारे देश को 3000 साल पीछे और खींच दिया। क्यों? इसीलिए खींच दिया क्योंकि अब तक माना जा रहा था कि इंडिया का जो ओरिजिन है वो यहाँ से हुआ। ठीक है। बट अब जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, तो पता चला नहीं भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ही यहाँ पर लोग रहा करते थे, और तब से इनकी सिविलाइजेशन है। तो इसीलिए बोला एस एन रॉय ने कि मार्शल ने जब इंडिया को छोड़ा तो 3000 साल पहले करके छोड़ा। समझे? तो वो इनका कहने का मतलब था, बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ओके। फिर उसके बाद, टिल देन अनआइडेंटिफाइड सील्स वर फाउंड एट द एक्सकवेशन। ऑब्वियसली आज भी जो है कि वही बोला गया, जो मेसोपोटामिया की जो साइट्स हैं, वहां पर जब एक्सकवेशन किया गया तो वहां पर भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सील्स थी वो मिली। तब तक वो अनआइडेंटिफाइड थी, बट जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद बारे में पता चला, तो तब समझ में आया कि ये सील्स कहाँ की है। बस ऐसी बातें वहां पर की गई। ठीक है। मार्शल टेंडेड टू एक्सकवेट अलोंग द, हाँ, अब इसमें क्या हुआ देखो, जो ये मार्शल थे, इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता किया, बट इनकी टेक्निक क्या थी कि ये इतनी बड़ी लैंड है, ठीक है, तो खोदना शुरू करो एक लेयर के हिसाब से, और एक लेयर में पूरा खोद दो। ठीक है। और उसके बाद इसमें कोई स्ट्रैटिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि आपको पता है, अगर ये समझ लो ये फील्ड है, और आपको पता है कि ये ऐसे लेयर्स बनी हुई है, तो हर एक लेयर ये जताती है कि वो उससे पुरानी है, वो उससे पुरानी है, ये लेयर उससे पुरानी है, ये लेयर उससे पुरानी है। सबसे नीचे वाली लेयर में सबसे ओल्डेस्ट चीज हमें देखने को मिलेगी। पर ये जो चीज है, ये हमें मार्शल की मतलब कि जिसे हम कहते हैं कि मार्शल ने जिस टाइप से एक्सकवेशन किया था, उस टाइम पर ये चीज हमें नहीं देखने को मिली कि वो स्ट्रैटिफिकेशन के साथ या स्ट्रैटिग्राफी को मद्देनजर रखते हुए अपनी फाइंडिंग्स दे रहे हैं। उन्होंने इसको नहीं देखा। उन्होंने एक हॉरिजॉन्टल वे में एक्सकवेशन किया, हॉरिजॉन्टल वे में एक्सकवेशन किया। उन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को मद्देनजर नहीं रखा। बट उसके बाद ये पता चला कि यार स्ट्रैटिग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्या है कि हर एक लेयर जो है एक दूसरे से डिफरेंट होती है, कलर में भी, टेक्सचर में भी, और वहां पे जो आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं वो भी अलग है। क्यों? क्योंकि जितना नीचे आर्टिफैक्ट मिल रहे हैं, उसका मतलब है वो उतने पुराने हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, मार्शल के बाद आते हैं आर ई एम व्हीलर। आर ई एम व्हीलर एक्चुअली मिलिट्री में थे। उन्होंने इस स्टैटिग्राफी वाली जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ स्टैटिग्राफी के बारे में, ये इन्होंने यूज करी। इन्होंने बोला कि इसको यूज करना नेसेसरी है, तभी आप पता लगा पाएंगे कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है। समझे इस चीज को? और ये भी आपको याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन थे वो जिन्होंने मिलिट्री प्रिसीजन को आर्कियोलॉजी में इंक्लूड किया या लाए इंडियन लेवल पे, अगर हम बात करें तो वो थे आर ई एम व्हीलर। क्यों? क्योंकि ये वैसे ही एक आर्मी ब्रिगेडियर थे। ठीक है। तो इसी वजह से जो वहां पे मिलिट्री की प्रिसीजन थी, ऐसा बोला जाता है, वो इंडियन आर्कियोलॉजी में लेके आए वो। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं।
ओके, अब ये देखा गया कि वो क्या प्रॉब्लम्स देखी गई जिससे पास्ट को एक साथ मिलाना, मतलब एक साथ जोड़ना मुश्किल हुआ। ठीक है, तो ये बोला गया, सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया कि हड़प्पन स्क्रिप्ट्स जो थी उनको तो डिसाइफर नहीं किया गया, उनको डिसाइफर करना मुश्किल है क्योंकि आज तक नहीं कर पाए। तो जो भी फाइंडिंग्स करी गई वो कैसे करी गई, वो उनकी पोट्री को देख के, टूल्स को देख के, ऑर्नामेंट्स को देख के, हाउस होल्ड के ऑब्जेक्ट्स को देख के, स्टोन्स को देख के, बर्न्ट क्लेस को देख के, मेटल्स को देख के करी गई। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि ये लिखा गया है और ये हमने पढ़ा और समझा, नहीं। हमने आज के हिसाब से, आज को मद्देनजर रखते हुए कि आज हम इस चीज को इसलिए यूज करते हैं तो उस टाइम पर भी इसलिए किया जाता होगा, उन चीजों को कंपेयर करके हमने क्या किया है, हमने फाइंडिंग्स करी है। पर यही प्रॉब्लम है कि अभी भी हम पुख्ता होके कुछ नहीं कह सकते, हमें क्या करना पड़ता है, हम ये बोलते हैं कि इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ये बातें हम बोलते हैं, बट हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है, कि हाँ ऐसा ही होता था, क्योंकि हमारे पास कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं है और जो है उसे हम पढ़ नहीं पाए, डिसाइफर नहीं कर पाए अभी तक। ठीक है, अब क्लासिफाइंग फाइंडिंग्स करके एक है, उसमें मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, बस इतना दिखा कि कॉटन जो है वो हड़प्पन साइट्स में मिलता था, मतलब ये इंडिजीनियस है। मैंने ये इधर क्यों मेंशन किया, क्योंकि अभी जब मैं आपको 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज करवा रहा हूँ, आपको पता है कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज करवा रहा हूँ जिसमें मैं 15 क्वेश्चंस डेली करवाता हूँ, है ना। उसमें 2019 के पेपर में हमने एक क्वेश्चन देखा है रिसेंटली, जिसमें बहुत सारी चीजें दी गई थी और उसमें 3 ऑप्शंस में कॉटन गिवन था और ये पूछा गया था कि इसमें से कौन सा मतलब कि इंडिजीनियसली इंडिया में नहीं मिलते थे, है ना। इनडायरेक्टली उस स्टेटमेंट का कहना यही था। ठीक है, तो अ, उसमें हमने ये देखा कि कॉटन तीनों जगह इंक्लूडेड था, तो आपको ये पता होना चाहिए यार, कॉटन जो है वो हड़प्पन साइट्स में मिला है, वीट जो है वो हड़प्पन साइट्स में मिला है, राइस रेयरली मिला, रेयरली मिला, पर हड़प्पन साइट में मिला है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं वो हमें हड़प्पन साइट्स में मिली है, तो वो तो इंडिजीनियसली हमारे एरिया में थी ना। जैसे कोको हो गया वो हमारे एरिया में नहीं था। ठीक है, रबड़ हो गया वो हमारे एरिया में नहीं था। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लेके आए थे। तो वो क्वेश्चन ऐसा था कि ओल्ड वर्ल्ड से लेके न्यू वर्ल्ड में हम कौन सी चीजें लेके आए हैं और जिन्हें आज हम यूज करते हैं, ऐसा वो क्वेश्चन था। तो इनडायरेक्टली वो यही पूछ रहे थे कि इंडिजीनियस इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। बोला गया कि प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम क्या है इंटरप्रिटेशन की, आज आपको पता है कि हम इस बात को मानते हैं कि इंसान जो है वो रिलीजन के बगैर नहीं रह सकता। क्यों, आप देखो कोई एक, मतलब ऐसा इंसान भी जो एथिस्ट भी है, वो ये मानता है कि कोई सुपर पावर है, वो ये मानता है कोई सुपर पावर है, इनडायरेक्टली वो भी एक चीज को मान रहा है। तो ये बोला गया कि इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी चीज को ना माने। एथिस्ट भी बोलते हैं कि कोई पावर है जिसके बारे में नहीं पता, और वो सब कुछ मतलब कि उसने सब कुछ बनाया है ना। तो यही बात है कि आप किसी को मानो ना मानो, पर अनजान होते हुए भी आप किसी ना किसी को मान रहे हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो। अगर आप एथिस्ट भी हो तो आप ये मान रहे हो कि हाँ कोई ना कोई पावर थी, है ना। तो यही चीज है। तो यही बोला गया कि उस टाइम पर भी तो लोग जो है कोई रिलीजियस बैकग्राउंड रखते होंगे, कि कोई रिलीजन प्रैक्टिसेस करते होंगे। तो ये क्या किया गया कि अब इंटरप्रिटेशन के टाइम पे प्रॉब्लम क्या आई कि हम आज के रिलीजन के हिसाब से उस टाइम का रिलीजन पता करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस टाइम पर हमने बहुत सारे फिगर्स देखे, बहुत सारे सील्स देखे, बहुत सारे स्क्रिप्ट देखी। उसमें हमने क्या-क्या देखा, जैसे हमें एक मदर गॉडेस, जिसे हम आज मदर गॉडेस बोलते हैं, वो देखने को मिले। ठीक है, वो कैसे थे, उसमें हमने देखा वो एक टेराकोटा के फिगर से बने हुए, टेराकोटा से बने हुए, एक टेराकोटा से बनाई हुई फिगर है ऑफ अ वुमन, जिन जो हैवी मात्रा में जिनके, मतलब कि जो हमने देखा ज्वेलरीज देखने को मिली उनके उस पर्टिकुलर टेराकोटा फिगरीन में। प्लस उसमें हमें क्या देखने को मिला कि जो हेड ड्रेस थी वो काफी इलाबरेटेड थी, मतलब कि काफी कुछ उस हेड ड्रेस में बनाया गया है। अब मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, पता चल जाएगा। देखो ये दोनों जो है ये मदर गॉडेस की है। ठीक है, आप देखो इनके हेड में इलाबरेटिव वे से कुछ ना कुछ बनाया गया है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बनाया गया है। ज्वेलरीज आप देखिए, तक ज्वेलरीज देखिए, ये एक लंबी ज्वेलरी भी है यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे इतनी सारी ज्वेलरीज है, यहाँ पे आप देखिए ये ज्वेलरी, इतनी सारी ज्वेलरी है। ठीक है, उसके बाद किससे बनाया गया? ये टेराकोटा से बनाया गया, ये आप प्लीज याद रखना। ठीक है, तो इसको हमने मदर गॉडेस का नाम दिया, क्यों? क्योंकि हम एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। फिर वहां पे मोहनजोदारो में हमें एक प्रीस्ट किंग भी देखने को मिला। ठीक है, तो प्रीस्ट किंग जो था वो एक रेयर स्टोन से बना हुआ स्टैट्यूटरी, मतलब स्टैच्यू था ऑफ अ मैन, और उसका जो पोस्चर है वो हमें स्टैंडर्डाइज देखने को मिला, जितने भी फिगर्स वो देखने को मिले हमें वहां पे वो। और सीटेड विद वन हैंड ऑन अ नी, अपने हाथ जो है, एक एल्बो जो है वो कहाँ पे रखी हुई थी? नी पे रखी हुई थी। कहाँ पे? अभी मैं दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पे टूट गया है, ठीक है, विद टाइम, बट ऐसा ये देखने को मिलता है। इन्हें प्रीस्ट किंग बोला जाता है। ओके, आगे बढ़ते। फिर हमें फायर ऑल्टर्स देखने को मिले। फायर ऑल्टर्स का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, बट मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। फायर ऑल्टर्स का मतलब है कि आपने आज भी देखा है ना कि कुछ ऐसे हवन कुंड बने हुए होते हैं, हवन कुंड बने हुए होते हैं। ठीक है, हवन कुंड बने हुए थे जहां पर रिचुअल फायर क्रिएट करी जाती है ना, रिचुअल फायर क्रिएट करती करी जाती है। तो वैसे ही फायर ऑल्टर्स हमें देखने को मिले कालीबंगन में और लोथल में। कहाँ पे? कालीबंगन में और लोथल में। ठीक है, और ये बोला गया ये फायर रिचुअल्स के लिए वहां पे थे। ओके, फिर हमें प्रोटो शिवा देखने को मिले, जिसको आज हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? शिव भगवान से कंपेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने आज जो हम शिव भगवान को, जो चीजें हम उनके आसपास देखते हैं, हम उनसे रिलेट करते हैं, वही उस सील में हमें देखने को मिला। हमें क्या देखने को मिला? कि एक इंसान है जो योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, जो योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, और उनके आसपास एनिमल्स हैं। कौन कौन से एनिमल्स हैं मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, और फिर इसीलिए हमने उन्हें क्या किया? उन्हें हमने कंपेयर किया किससे? शिव भगवान से हमने उसे उन्हें कंपेयर किया। देखिए यहाँ पे जैसे हमने इन्हें किससे कंपेयर किया? शिव भगवान से। क्यों? यहाँ आपको कौन देखने को मिल रहा है? आपको यहाँ पे बफेलो देखने को मिल रही है, बफेलो। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? राइनो। ये हमें कौन देखने को मिल रहा है? टाइगर। लायन नहीं है, याद रखना, टाइगर। लायन यहाँ पे कहीं भी बात नहीं करी गई है, घुमा सकते हैं, आपको टाइगर देखने को मिला है, लायन देखने को नहीं मिला है। ये कौन है? ये एलिफेंट देखने को मिला है। फिर ऊपर कुछ लिखा गया, बट फिर वही बात है, हम उसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना। और ये जो योगिक पोस्चर में लेग को क्रॉस करके बैठे हुए हैं, इनको हमने शिव भगवान माना। ठीक है, इसलिए हमने कंपेयर किया आज के भगवान से, बट उस टाइम पर इसको बोला गया प्रोटो शिवा। क्या बोला गया? प्रोटो शिवा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उस टाइम पर हमें कुछ मतलब कि इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिले। ठीक है, और आज के हिसाब से हम इसे किससे कंपेयर करते हैं? लिंगास से। लिंगास से, लिंगास आपको पता है ना, शिवलिंग, उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो वही है कि रिलीजन सिग्निफिकेंस जो है वो कैसे हमने कंपेयर किया। ओके, अब उसके बाद देखो, मैनी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पन रिलीजन आर मेड ऑन द एजम्पशन। ठीक है, एजम्पशन याद रखना, कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने कुछ पढ़ के नहीं, सिर्फ कंपेयर करके चीजों को समझा है। ठीक है, फिर आज तक के अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट हम किसको मानते हैं? ऋग्वेद को, है ना। उसमें भी ऐसा कंपैरिजन हमें करते हुए दिखा, बट वो कहीं ना किसी हद तक गलत था। क्यों? क्योंकि वो भी यहाँ पे दिया गया है कि उस ऋग्वेदा में, जो ऋग्वेदा है उनमें ये दिया गया कि एक गॉड है जिनका नाम है रुद्र। ठीक है, और ये नाम पुरानिक ट्रेडिशन में यूज किया गया है शिव भगवान के लिए। रुद्रा हम शिव भगवान को भी कहते हैं। तो ऋग्वेदा में एक गॉड का मेंशन किया गया रुद्रा, और पुरानिक ट्रेडिशन में हम शिव भगवान को रुद्र बोलते हैं। ठीक है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या था? ये बोला गया कि शिव भगवान की तरह जो रुद्र थे, जो ऋग्वेदा में मेंशन करे हुए हैं, उनको पशुपति की तरह डिपिक्ट नहीं किया गया है। उन्हें डिपिक्ट नहीं किया गया है ऋग्वेदा में, मतलब उन्हें लॉर्ड ऑफ एनिमल्स नहीं माना गया है पुरानिक ऋग्वेदा में। ठीक है, मतलब हमने पुराने ट्रेडिशन में जो शिव भगवान को रुद्र नाम दिया था, और जो ऋग्वेदा में रुद्र नाम से भगवान है, वो दोनों अलग हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ऋग्वेदा में रुद्र नाम से भगवान है, वो उनको पशुपति नहीं माना गया। पशुपति मतलब कि जो जिनके अराउंड हमेशा पशु रहते हैं।
ठीक है, और ना ही उन्हें योगी माना गया है, ना ही उन्हें योगी माना गया है। बट ये दोनों चीजें शिव भगवान के लिए ट्रू है कि वो पशुपति भी हैं और वो योगिक भी हैं, योगिक स्ट्रक्चर में बैठते हैं, कि योगी भी हैं। तो वो रुद्र के लिए नहीं था। तो इस वजह से ये बोला गया कि ऐसी जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिली है हमारे इंटरप्रिटेशन में पहले भी, तो हो सकता है कि हम गलत हों, पर कुछ प्रमाण नहीं है इस बात के, तो अभी जैसा टेक्स्ट में लिखा है वैसे ही हम मानेंगे। इन्होंने पॉसिबिलिटी बोली है तो हम भी पॉसिबिलिटी मानेंगे कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, शमंस की बात करें, अगर शमंस पूछ लिया जाए शमंस कौन होते हैं, तो शमंस वो लोग होते हैं जिनके पास हीलिंग पावर्स होती है, मैजिकल पावर्स होती है, और रुद्र भगवान को शमन माना गया था, रुद्र भगवान को शमन माना गया था। ओके, कि उनके पास हीलिंग पावर्स थी, मैजिकल पावर्स थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये क्या है, ये हमारा जो आपको पता है कि जहाँ पर चैप्टर एंड होता है उसमें टाइमलाइन दी गई है, दो टाइमलाइन दी गई है। पहले फर्स्ट टाइमलाइन को देखते हैं, फिर सेकंड टाइमलाइन को देखते हैं। इसे पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कब कौन सी एज स्टार्ट हुई। जैसे 2 मिलियन ईयर्स पहले लोअर पैलियोलिथिक आया। ठीक है, मतलब आप समझो, ऐसे समझो कि पैलियोलिथिक कब स्टार्ट हुआ, 2 मिलियन ईयर्स अगो, और कब तक चला, 35,000 ईयर्स अगो तक चला। ओके, फिर उसके बाद आती है मेसोलिथिक एज। उसके बाद ये याद रखना 10,000 BC में क्या आती है, नियोलिथिक एज। क्या आती है, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। ओके, जहां पे एग्रीकल्चर और जो पैस्टरलिज्म था वो स्टार्ट हो गया था। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, नियोलिथिक एज में। फिर आता है जब हमने पहली बार कॉपर यूज किया, इसीलिए उसे बोलते हैं कैल्कोलिथिक, जो कि कब था, 6,000 ईयर्स अगो, 6,000 BC में। अब उसके बाद बात करते हैं 2600 BC, सॉरी 2600 BC। यहाँ पर हमने देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, पर ये भी कौन सी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, मैच्योर की बात करी जा रही है। क्योंकि हमने देखा 6,000 में तो कौन सी, इस टाइम पे कौन सी स्टार्ट हो गई थी जब कॉपर मिला था, इस टाइम पर स्टार्ट हो गई थी कौन सी, अर्ली हड़प्पन। ठीक है, फिर उसके बाद 1000 में जाकर तब जाके आयरन मिला है। इसलिए याद रखना, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना, कि हमें पता होना चाहिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर आयरन नहीं था। ठीक है, तो 1000 BC में हमें आयरन जाके मिला है। और फिर 600 BC से 400 C तक, जिसे जो कनिंगम है, अलेक्जेंडर कनिंगम है, वो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसको अर्ली हिस्टोरिक कह रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि इससे पहले और भी कुछ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइमलाइन पे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि हड़प्पन सील जो है वो कनिंगम तक पहुंच गई थी 1875 में, पर वो उससे कुछ भी मतलब कि आउटपुट नहीं निकाल पाए, क्योंकि वो चाइनीज बुद्धिस्ट जो पिलिग्रिम्स है उनके टेक्स्ट के बेसिस पे सब कुछ चल रहे थे। बट उसके बाद पहली बार दयाराम साहनी ने हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक्सकवेशन कब करी, मैंने आपको बता दिया था 1921 में, पहली उसी टाइम पे, वहां पे लिखा नहीं था बट मैंने बता दिया था। फिर मोहनजोदारो में जो हुई थी, RD बनर्जी जी ने जो करी थी, वो कब हुई, अगले ही साल 1922 में, है ना। फिर उसके बाद जो व्हीलर थे, उन्होंने ये तो खैर बाद में हुआ, इससे बीच में भी एक चीज हुई है बट यहाँ पे नहीं लिखा टेक्स्ट में, कोई बात नहीं। तो आप उसे वैसे ही याद कर लेना। ठीक है, कि 1924 में क्या हुआ था, कि वर्ल्ड को बता दिया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अब 1924 में किसने बताया था, ये आप मुझे बता दो। उन्होंने ही बताया था जिन्होंने स्ट्रैटोग्राफी को फॉलो नहीं किया था। किसने नहीं किया था, अब आप मुझे बताएंगे। ठीक है, फिर 1955 में क्या होता है कि लोथल का जो एक्सकवेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। 1960 में कालीबंगन साइट मिलती है, वहाँ का एक्सकवेशन स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे ही चलते 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 बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। इतना बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो साइट है उसमें किसका लेना देना था। जैसे बीबी लाल एंड BK थापर जी जो थे वो कालीबंगन के एक्सकवेशन से रिलेटेड हैं। SR राव साहब जो है वो किससे रिलेटेड है, लोथल के एक्सकवेशन से रिलेटेड है ना। MR मुगल जो है वो किसके एक्सकवेशन से, एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है, भावलपुर के एक्सकवेशन, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है। ऐसे ही आपको
आर एस बिष्ट के बारे में पता होना चाहिए, धोलावीरा के एक्सकवेशन से रिलेटेड है। ठीक है। अमेंद्र नाथ जी जो है वो किससे रिलेटेड है? एक्सकवेशन ऑफ राखी गढ़ी। ठीक है। राखी गढ़ी को क्या बोला जाता है? सबसे बड़ी साइट कौन सी है? हड़प्पन साइट राखी गढ़ी है, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट। ओके। तो ये चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्लास 1 एंड क्लास 2 में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को एंड कर दिया है, बट क्लास 3 में हम पूरा का पूरा चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही क्लास 4 में चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे। तो सॉरी, क्लास 3 में चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे ना। क्लास 3 में चैप्टर 2, फिर क्लास 4 में चैप्टर 3, और क्लास 5 में चैप्टर 4। 4 ही चैप्टर है, आपको पता है इस बुक में। तो ये सारे हम कंप्लीट करेंगे। तो मतलब विद इन 1 मंथ, हर वीक आपको ये क्लास मिलेगी। विद इन 1 मंथ हम अपना एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर लेंगे। ठीक है। इससे बाहर से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बट मैं यही कहूँगा कि अ, अगर क्वेश्चन ऐसा आना होगा ना कि जो आपके बस की नहीं है करना, तो फिर वो ऐसा ही होगा कि कोई नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले तो एनसीईआरटी को ही अच्छे से कर लीजिए, है ना। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।